हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? सुनना चाहिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 49 पैरेलल मतलब लैटिट्यूड लाइन। 49 लैटिट्यूड को देखना कहां से गुजर रही है ऐसे। हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आप। क्या हो गया ये? 6 साल, 6 साल बेमिसाल। हाँ, नहीं वो खुशी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एक बार बैच को एनरोल कर लोगे ना तो उसमें एजुकेटर जो लगते हैं वो आगे के ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बट तुम्हें ऐसा लगता है इंडिविजुअल वैसे पढ़ना है तो उनका फिर तुम्हें जाके वो करना है। पता नहीं, मुझे याद है शायद सैटरडे वैटरडे था ये 2018 में। तो मैंने पहले क्या होता है, प्रोसेस होती थी ना, ऐसे आप टीचर नहीं बन जाते तो पूरा आपके क्लासेस देखते थे, टीचिंग क्वालिटी देखते थे, लोग बड़े ऑब्जर्व कर रहे थे। मैंने अपलोड करने में जैसे शाम कर दी तो टीम तो चली गई सैटरडे, और सैटरडे हो गया फिर संडे हो गया, ऐसे 2 दिन निकल नहीं रहे थे। फिर मंडे सब जाता है कि देख लो तुम थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हो क्या कैसे। खैर तो अच्छी बात है, पता ही नहीं लगा जो है। बहुत सारे लर्नर्स को पढ़ा दिया मैंने और पढ़ाते रहूंगी वो तो लाइफ के फेजेस ऐसे मतलब सबकी लाइफ में आते हैं तो चिंता मत करो, मतलब तुम्हारा भी सब समय चला जाएगा, अच्छे समय आएगा, उससे ज़्यादा अच्छा है। हाँ, शुरू करते हैं। कल का होमवर्क किया कि नहीं आप लोगों ने, पहले तो ये मुझे बताओ। वैसे तुम लोग के लिए क्या होमवर्क, तुम तो घर पे बैठे रहते हो है कि नहीं, फिर कैसे होमवर्क रहा? तो तुम्हारी जिम्मेदारी कल थी कुछ, वो जिम्मेदारी तुमने पूरी करी कि नहीं? जिम्मेदारी ज़्यादा अच्छा वर्ड है, मतलब झटका देता है दिमाग का, नहीं कर पाए। रॉक्स वाले चैप्टर मैंने रीड करने को कहा था, और जब आपने रीड किया होगा तो उसको समझने में इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। उसको पढ़ लीजिएगा, और मान लो आप नहीं पढ़ पाए कि देखो सर हम तो नहीं पढ़े, तो भैया जो नोट्स मैंने लिखवाए हैं उन्हीं को तुम रिवाइज कर लेना है, मतलब वही मतलब काम आ जाएगा। ठीक है। और जिन्होंने पढ़ा होगा उसके बाद उन्हें पता होगा कि हाँ सर जी पहले पढ़ते थे लेकिन अब थोड़ा ज्यादा समझ आ रहा है, पता भी लग रहा है कि लाइन बोल क्या रही है। अभी से क्या लिख दिया तुमने हमारा भाई साहब, बहुत तेज लिखा तुमने। चलो थैंक यू। शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नए फेज में जा रहे हैं लिथोस्फीयर के। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। देखो दो आज क्लास के दो हिस्से हैं हमारे, ठीक है। सेम पैटर्न रहेगा। आज की क्लास का पहले हम पढ़ेंगे 1.5-2 घंटे जो टाइम होता है क्लास का, उसके बाद में लास्ट में आपके आंसर देख लो। ठीक है, तो जिन लोगों के कल चेक नहीं होते वो आज एक बार अपलोड करके देख लेना, हो सकता है आज काफी आंसर चेक हो जाए। तो वो अपन 12 के आसपास उसके बाद शुरू करेंगे। अभी फिलहाल जो है हमें पढ़ने की, तो आज हमारी क्लास के 2 पार्ट है, ठीक है। सुनना, पेन कॉपी जरा रख दो, थोड़ा सुनना अच्छे से। 2 पार्ट का मतलब यह है कि आज पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं अब तक, वो एंड करने की स्थिति में उसको हम कंपाइल करेंगे। ठीक है, साथ में कुछ थोड़ी सी और डिटेल्स हैं, लाइक फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ये कुछ अलग अलग पर्वतों के कुछ और प्रकार जैसे हैं, इनमें कुछ एक दो टर्मिनोलॉजीज हैं, उन्हें हमें सीखना है। मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको कंसोलिडेट करेंगे, एंड कर रहे हैं पहले वाला जो अब तक चल रहा था। और लास्ट टॉपिक शुरू होगा इस यूनिट का। आपको याद होगा पहली क्लास दूसरी तीसरी क्लास में मैंने कहा था कि फिजिकल ज्योग्राफी में 3 यूनिट है। एक लिथोस्फीयर है, एक एटमॉस्फियर है, एक हाइड्रोस्फीयर है। स्थल की बात है, वायु की बात है, जलमंडल की बात है। तो ये स्थल मंडल के आखिरी आखिरी चैप्टर शुरू हो जाए, एंड इट विल टेक अराउंड 2 to 3 days। 3 दिन तो लगेंगे इसमें भी, अभी कहने के लिए लास्ट है बस वो, 3 दिन लगी जाएंगे इसमें। तो लास्ट है वो लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स में क्या हुआ कि अब तक तुमने जो भी पढ़ा, चाहे तुम वोल्केनो ले लो, अर्थक्वेक ले लो, माउंटेन ले लो, कुछ भी तुमने आज तक पढ़ा, सबका कनेक्शन एस्थेनोस्फीयर से था। याद करो, सबका कनेक्शन दुर्बलता मंडल से था। ज्वालामुखी तो भूकंप तो ये तो वो। अब लेकिन आखिरी यूनिट ये कहती है कि प्रभु इस अर्थ क्रस्ट पे सिर्फ अंदर से ही प्रभावित नहीं होना है, बाहर से भी होना है। तो वो वेदरिंग इरोजन के बाद नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। बट अपने से क्या चीज छूटी है, खा जाएंगे इसको भी, 3 दिन लगेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। भले तुमने पहले कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जाके क्रस्ट जमीन वाला पार्ट अपना कंप्लीट होगा, देन विल स्टार्ट विद। ठीक है प्रभु, ओके सर जी, समझ गए। तो अब शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। पहले थोड़ा कंसोलिडेट कर देते हैं चीजों को, थोड़ा नोट डाउन करने वाली चीजें ज्यादा रहेंगी, है ना। ओके, वेल डन। तो उदाहरण के तौर पे सबसे पहले मैं आपको माउंटेन्स की जानकारी पूछूं कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, तो अब तक के नॉलेज से हिंदी मीडियम, वलय पर्वत क्या होते हैं? तो आप कहोगे सर जहां पर क्या हो, कन्वर्जेंस हो, जहां पर क्या हो, अभिसरण हो, फिर प्लेट ओशियन कॉन्टिनेंट की हो, या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की हो, इनके बीच में जो सेडिमेंट्स हैं, जो अवसाद हैं, जो हेलो 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 जियो सिंक्लाइन है, भूसन्नत आया याद, वो समुद्र के किनारे पे उनके बीच में जब कंप्रेशन फोर्स लगता है, संपीड़न बल लगता है, तो हमें वलय पर्वत देखने को मिलते हैं। क्या मैं सही हूं? तो ये थी बात ऊपर ऊपर की, ठीक है। आगे बात समझ, ये थी बात ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर वाली बात, ऊपर ऊपर वाली बात। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अब सर ये क्या मसाला ले आया, कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन, ये मैं तो कॉम्प्लेन सुना था, आप कॉम्प्लेक्स कह रहे हो। हाँ, तो कहने का मतलब सीधी सी कहानी है, ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल तरीका है। अब तक के नॉलेज से हमारे दिमाग में जो फोल्ड माउंटेन का डायग्राम बनता है वो ये वाला बनता है। ऊपर मुड़े हुए भाग को हम एंटीक्लाइन कहते हैं, अपनति कहते हैं, और ये वाले को हम सिंक्लाइन कहते हैं, अभिनति कहते हैं, है ना। फोल्डिंग फीचर हमने देखा हुआ। तो ये बहुत ही लड्डू फोल्ड माउंटेन है कि कन्वर्जेंस से बीच में फंस गया और राइज हो गया, हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी ये कहती है
कि हमारी इस पृथ्वी पे किसी को नहीं पता है कि फोर्स कहां से कितना ज्यादा लग रहा है। मेरे शब्दों को इमेजिन करना बेटा, क्या बोला मैंने, हमारे अर्थ पे हमें नहीं पता कि कौन सी प्लेट कितना धक्का लगा रही है, कैसे पता होगा। तो हाँ सर चलो ठीक है, मान लिया आपकी बहुत तेज धक्का लगा रही है। कहने का मतलब ये है कि तुम जो फोल्ड माउंटेन पढ़ते हो इसमें और भी चेंजेस आ सकते हैं। हाँ चेंजेस, कैसे चेंजेस, चेंजेस ऐसे आ सकते हैं कि कभी कभी फोल्ड माउंटेन में यदि फोर्स लग जाए, इस डायग्राम को तो देखो, अभी तुम ये इमेजिन करते हो फोल्ड माउंटेन को इतना हिस्सा कि बढ़िया से ऊपर उठा हुआ एंटीक्लाइन, मान लो किसी और से ज्यादा धक्का लग गया, किसी साइड से ज्यादा, ओशन क्रस्ट ने ज्यादा धक्का दे दिया, तो अब ये फोल्ड तिरछा हो गया, ठीक है, तिरछा हो गया, टिल्ट हो गया, और मान लो धक्का दे दिया और टिल्ट हो गया, और धक्का दे दिया तो इसके ऊपर ही चढ़ गया बिल्कुल। ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। तो मैं आपको वही सिखा रहा हूँ कि मान लो आज हमें ये माउंटेन सिमेट्री दिख रहा है, बिल्कुल सममित दिखाई दे रहा है, लेकिन एक साइड से मान लो धक्का तेज लग गया, कोई प्लेट ने ज्यादा एक्शन कर लिया, तो ये हमारे ऐसे हो जाएंगे, तिरछे होने लगेंगे, इसमें कन्वर्जन हो जाएगा। तो कुछ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन कॉम्प्लेक्सिटीज उसमें आ जाती है। लेट्स अज्यूम आप यहाँ पर आराम से डायग्राम्स को देखो, अक्षर कंटेंट पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं। ये फोल्ड देखो नॉर्मल दिखाई दे रहा है तुमको, लेकिन कहीं मान लीजिए धक्का लगा तो वो फिर थोड़े से तिरछे हो गए, ये और तिरछे हो गए, इधर भी देख सकते हो तुम, ये तिरछे हो रहे हैं। तो ये जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जब ज्यादा फोर्स लग जाता है तो ये इनमें टिल्टेशन आपको कॉमनली देखने को मिल सकता है। समझ आ रहा है? ओके, तो करना क्या है सर इसमें? करना कुछ नहीं बेटा, लेकिन आप थोड़ा सा आराम से ऑब्जर्व करो तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। उदाहरण के तौर पे जैसे ये माउंटेन, अब ये फोल्ड कैसा हो गया, पूरा एकदम ही सोई गया बेचारा, ये बिल्कुल ऐसे हो गए, इनको आप तुम सिमेट्रिकल बोलोगे क्या? ऐसे फोल्ड्स को तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे सिमेट्रिकल फोल्ड। तो जो हमारे वलय पर्वत होते हैं वो थोड़े से इस तरह से, जैसे अभी आप एकदम सिमेट्रिक बोलोगे, लेकिन थोड़े तिरछे हो गए, ये बिल्कुल एकदम मुड़ गया है, ये ऐसे बिल्कुल यहाँ हो गया। एग्जैक्टली। तो हमेशा एक बात याद रखना कि हमारे फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं वो कभी हमेशा ऐसे सिमेट्री में हो ये जरूरी नहीं है, हमेशा सममित में हो, सममित में हो ये जरूरी नहीं है, इनमें थोड़ा सा टिल्टेशन भी आ सकता है, और जाओगे तो और आ जाएगा, और धक्का लगा तो और आ जाएगा। सर एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है इसमें, बस वही बता रहा हूं। तो आप लोग हेडिंग लिखना, सबसे पहले हेडिंग लिखना, फोल्ड या ऐसा कर सकते हो टाइप्स ऑफ फोल्ड। मैं फिर कह रहा हूं कोई डेफिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, बस शब्दावलियों पे थोड़ा सा काम करना। वलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोल्ड। रुक जा बेटा श्रेयस, तुम फिर नहीं और चले गए, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, जिधर जा रहे हो उससे प्लेट की डायरेक्शन पता लगे, वो सब अच्छी बात है। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है वो देखो। तो पहले आपने ये डायग्राम बना लो, इसको क्या बोलोगे आप, ये एंटीक्लाइन है और ये क्या है, सिंक्लाइन है, ये अपनति है, ये अभिनति है। पहला डायग्राम क्लियर हुआ, नॉर्मल, दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रहा है। अगला मान लीजिए लेट्स अज्यूम कि इस साइड से ज्यादा फोर्स लग गया, तो अभी तो ये वाला इस फोल्ड को क्या बोलोगे तुम, सिमेट्रिकल फोल्ड बोलोगे। ये वाला फोल्ड क्या हो गया, सिमेट्रिकल फोल्ड हो गया, सिमेट्रिकल फोल्ड हो गया। नॉर्मली जिसमें एकदम सामान्य वलन जो हमें दिखाई देता है, वेल डन। सिमेट्रिकल फोल्ड का मतलब क्या हो, सममित वलन, सममित वलन, अमित नहीं सममित, जी हाँ। कोई दिक्कत किसी को? ये तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, नॉर्मली आप देखोगे तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़े, अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। सेकंड वन जैसे हम लोग जाएंगे तो अपना आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, डायग्राम क्या आएगा, थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट कर देता हूं। इधर से धक्का लगा, ये वाले को देखो तुम शांति से ऑब्जर्व करो, जैसे ये एक तरफ से फोर्स लगा तो ये एक ही डायग्राम नहीं है, इसका सेकंड फेज बता रहा है ना, नहीं तो तुम समझना कि एक ही तरफ हो गया। तो ये क्या हो गया, एसिमेट्री हो गया। सेकंड वन जो बनेगा हमारा क्या बन जाएगा, असिमेट्रिकल हो जाएगा, असिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है, असिमेट्रिकल फोल्ड। अब जैसे हिंदी में पहला क्या था बेटा, सममित था, अब अपन क्या लगा देंगे इसमें, असममित लगा देंगे। पहले वाले में क्या था, सममित था, तो ये क्या हो गया, असममित हो गया। क्लियर हो गया? अब तीसरी स्टेज क्या हो रही है, और धक्का लगाया तुमने, ठीक है, आगे आ गया एनवायरमेंट के साथ, और धक्का लगाया तीसरे नंबर पे, तो अब नाम से समझ में आ गया तुम्हें, नाम से क्या फील आ रहा है, ओवरफोल्ड। ओवरफोल्ड मतलब तुम किसी भी मीडियम से हो तो बेटा समझ, ओवरफोल्ड मतलब जो कंपैरेटिवली क्या हो गया, थोड़ा सा और ज्यादा चला गया, तो सिमेट्री असिमेट्री, अब ये ओवरटर्न हो गया, प्रतिवलन में आ गया, और ज्यादा अत्यधिक स्थिति बन गई। मतलब अगला डायग्राम मेरा क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये एंटीक्लाइन सिंक्लाइन मत भूलना बेटा, ये वाला पार्ट ए हो गया, ये अपना एस हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओवरफोल्ड। जी सर, ओवरफोल्ड, ओवरफोल्ड या ओवरटर्न लिख सकते हो, दैट इज प्रतिवलन। बन रहा है डायग्राम, बन रहा है, कोई दिक्कत? अगला अगला इमेजिन करते हैं जल्दी से। तो ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा था, चौथे में आ जाओ बेटा, चौथे में तो रॉकेट बन जाओगे तुम। ये एकदम बिल्कुल ऐसा हो गया, एंटीक्लाइन और ये सिंक्लाइन। तो चौथे नंबर पे आएगा रिकम्बेंट फोल्ड, चौथे नंबर को बोलेंगे रिकम्बेंट, रिकम्बेंट ज्यादा इवेंट हो गया, रिकम्बेंट फोल्ड, और रिकम्बेंट फोल्ड को कहते हैं परिवलन। ये प्रतिवलन था, ये परिवलन है, मतलब ये पूरा आपका ये वाला जो है देखो पूरा तिरछा हो गया। अब कहां ये एंटीक्लाइन यहां चला गया और ये सिंक्लाइन अंदर घुस गया, एकदम अंदर जाके। जी सर, चार डायग्राम पहले बना लो, चारों डायग्राम यदि हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे बताता हूं क्या करना। अब पता है हो क्या, इधर ध्यान देना। जैसे ये फोल्ड थे हमारे, है ना, अब ये फोल्ड नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, एकदम बेसिक फोल्ड है, नॉर्मल जो होते हैं। अब वो ये कह रहा है कि भैया मैंने एक तरफ से धक्का लगाना शुरू किया, तो ये जो ऊपर वाला हाथ है मेरे हाथ दिखाई दे रहा है, ये एंटीक्लाइन वाला, ये हिस्सा ऐसे 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 झुकने लगा और ये ऐसे घुसने लगा इसके अंदर, तो ये ऐसे जा रहे हैं एक दूसरे, चढ़ रहे हैं एक दूसरे, बैठे ना। ये कब होगा बेटा, जब फोर्स किसी एक साइड से क्या हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो। एक इमेजिन कर सकते हो क्या, मान ही नहीं रहा हूं, धक्का लगाते जा रहा हूं, ये चढ़ते जाएगा, चढ़ते जाएगा। एक लिमिट के बाद क्या होना चाहिए आपके, मतलब लॉजिक, एक लिमिट क्या, ये टूट जाएगा, खिसक जाएगा यहाँ से। मतलब ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये बीच वाला ये हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा, ये पूरा बिल्कुल खिसक जाएगा, टूट जाएगा, फॉल्ट जाएगा। मतलब क्या, इमेजिन करो अगले डायग्राम में इधर से धक्का लगा रहा, एंटीक्लाइन आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होगा, ये वाले हिस्से से एक क्रैक आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा, टूट जाएगा। तो पहले चारों को इमेजिन कर लो, पहला क्या है, सिमेट्रिकल फोल्ड, दूसरा असिमेट्रिकल,
फिर क्या कर दिया, ओवरफोल्ड, चौथा रिकमेंड फोल्ड। चार तो रटे चाहिए, सीक्वेंस बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि कभी पहले रिकमेंड आ जाएगा फिर ओवरफोल्ड हो जाएगा क्या? क्लियर हो गई बात? तो रिकमेंड फोल्ड को अच्छे से याद रखना। ये रिकमेंड फोल्ड मतलब ये जो यहाँ से ये क्रैक आ रही है, ये दरार आ रही है, मतलब रिकमेंड फोल्ड दरार आनी रही है, अब इसके बाद आएगी, मतलब मैं 5वें नंबर का मैं करा रहा हूँ, फिफ्थ लास्ट वाला। अब ये ऐसा आएगा कि ये पूरा इधर चला गया, ये इधर चला गया, और यहाँ से ये फॉल्ट क्रिएट हो गया। ये आपका एंटी लाइन है, ये सिंक लाइन है, ये इधर जा गया, इधर चला गया। इस फॉल्ट को मैं नाम दे देता हूँ फिलहाल रिवर्स फॉल्ट, व्युत्क्रम भ्रंश। और इस स्थिति को हम कहते हैं, फिफ्थ वाला जो है, दैट इज ओवर थ्रस्ट। नाम से समझ आ गया आपको, थ्रस्ट लग गया। थ्रस्ट मतलब समझ रहे हो? जी हाँ, झटका लग जाना, चीजें टूट जाना। और इसको हम नेपे नेपे स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, नेपे शब्द भी बोलते हैं। नेपे शब्द हिंदी में जिसे हम ग्रीवाखंड भी बोलते हैं, ग्रीवाखंड नेपे। ओवर थ्रस्ट को हिंदी में लिखना हो तो आप प्रतिलोमित लिख सकते हो, प्रतिलोमित। सो ये क्रैक क्यों आया, समझ आ गया आपको? क्योंकि ये हिस्सा इधर आगे जा रहा है, ये अंदर घुस रहा है, तो बीच में नॉर्मल सी जो है बेटा इसने, हाँ मैं डाउट सेशन लूंगा तब बता दूंगा। अब तुम ये कॉपी पेस्ट करो तो ये टॉपिक खराब हो जाएगा अपना, फिर इसी के एमसीक्यू तुमसे नहीं बनेंगे, फिर उसके डाउट ले आना मेरे पास। ये काम करिए, प्रोसेस में बने रहना है अपने। कॉपी पेस्ट में लगे, जब मैंने कह दिया मैं डाउट सेशन लूंगा तो सब हो जाएंगे क्लियर। मैं भाग के कहीं जा रहा हूं, अभी पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ लो जरा अच्छे से। तो आराम से सबसे पहले आपको डायग्राम इमेजिन करना है कि चीजें कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। कि हमारे जो पर्वत होते हैं नॉर्मली, यदि हम लोग देखें तो वो बेसिकली सबसे पहले क्या थे, वो सबसे पहले जो थे वो एक बेसिक सिमेट्रिकल फोल्ड थे, सिमेट्रिकल फोल्ड थे, सममित था। फिर ये देखो फिर क्या हुआ, थोड़ा सा मुड़ गया, असिमेट्री हो गया, फिर और ज्यादा मुड़ गया, ओवरफोल्ड हो गया, फिर और ज्यादा मुड़ गया, दैट इज रिकम्बेंट हो गया। और फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि ये टूट गया, बेचारा क्रैक हो गया, यहाँ से दिख रहा है जॉइंट इसका, ओवर थ्रस्ट हो गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीक्वेंस हमारे लिए काम करता है। ठीक है, व्हाई इट्स नेम रिवर्स फॉल्ट, क्योंकि नॉर्मल फॉल्ट नहीं बोलेंगे ना, नॉर्मल फॉल्ट किसमें है, डाइवर्जेंस में होता है, उससे तो ये अलग हुआ है, उल्टा हुआ है। तो लास्ट वाली जो प्रोसेस है उसे हम नेपे स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ग्रीवाखंड जिसे, जब पूरा ये इस तरह से डेवलप हो जाएगा, एंटी लाइन यहाँ गया, सिंक लाइन इधर आ गया। सब प्लेट फोल्ड हो रही है यहाँ, फोल्ड की कहानी है। हेडिंग तुमने कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन बनाया है, तो सबसे पहला कौन सा फोल्ड था, जल्दी बताओ नाम। द फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल फोल्ड, याद रखना। उसके बाद हम किसमें आ गए, असिमेट्री में आ गए, फिर ओवरफोल्ड में आ गए, फिर रिकम्बेंट में आ गए, और फिर टूटने की स्थिति ओवर थ्रस्ट पे आ गए। ये अच्छे से याद, हिंदी मीडियम, सममित वलन, असममित वलन, प्रतिवलन, परिवलन, प्रतिलोमित, ग्रीवाखंड। ये दो नाम थोड़े ऊपर नीचे, बट मेरे हिसाब से इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाएगा कुछ कुछ चीजें। अब खुद सोचो कि पहले ओवर थ्रस्ट आ गया, ओवर थ्रस्ट आ गया, ओवरफोल्ड आ गया, रिकम्बेंट आ गया, असिमेट्रिकल आ गया। इसको सीक्वेंस अरेंज करो तो जरा, सीक्वेंस है असममित वलन, प्रतिवलन, परिवलन, प्रतिलोमित। ठीक है, समझ में आ गई बात है? तो कुछ नहीं है, या नेसेसरी टॉपिक ऐसे भूत नहीं बनाना अपने दिमाग में, सिंपल बात कर रहे हैं हम क्या, कि जो फोल्ड माउंटेन्स हम पढ़ते हैं कन्वर्जेंस के दौरान, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल फोर्स एकदम बराबर लग रहा हो। दोनों प्लेट, कॉन्टिनेंट और ओशन की जो प्लेट है वो आपस में काम कर रही हो एक जैसी, कहीं और से ज्यादा फोर्स भी लग सकता है। मान लो ओशन प्लेट ने ज्यादा धक्का लगाया तो बेचारा इसकी सिमेट्री बिगड़ जाएगी, और अगले उसमें और आगे आ जाएगा, और ज्यादा हो गया, अगले लास्ट में हो सकता है कि टूटे जाए, क्रैक हो जाए। तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इनडायरेक्टली तुमने 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्ट तैयार कर लिए। वो बोलेगा नॉर्मल फॉल्ट, सामान्य भ्रंश, जी सर। उसके बाद में रिवर्स फॉल्ट, व्युत्क्रम भ्रंश, और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, रूपांतरण भ्रंश। तो याद आ रहा है आपको, नॉर्मल फॉल्ट किसमें होता है, डाइवर्जेंस में, अपसरण में, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन नहीं होते हैं जो निर्माणकारी किनारे। रिवर्स फॉल्ट अभी देखा हमने, कन्वर्जेंस में होता है, अभिसरण में होता है, और ये उसमें होता है जब पैरेलल मूवमेंट होता है, याद करो प्लेट्स का, ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन, कंजर्वेटिव मार्जिन में, संरक्षी किनारों में, या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में। तो आज एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया, क्या हमेशा दरार फॉल्ट सिर्फ डाइवर्जेंस में आते हैं, सिर्फ डाइवर्जेंस में आते हैं क्या, टूटेगी यार सिर्फ नहीं, ज्यादा ओवर कन्वर्जेंस में भी टूट जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इट्स लाइक ये देखो, ये नॉर्मल फॉल्ट है डाइवर्जेंस वाला, ये जो थ्रस्ट लगा था ओवर थ्रस्ट खिसक गया बेचारा, और ये ट्रांसफॉर्म या ट्रांसकरेंट फॉल्ट जिसे हम कहते हैं। वोल्केनो किसमें मिलता है, नॉर्मल फॉल्ट में क्रिएट होगा, और इसमें तो इसका कनेक्शन वोल्केनो से है ही नहीं, इसका कनेक्शन जब वोल्केनो से कब होगा, जब वो अंदर प्लेट जा रही है और वो वाली, तो उसको मिक्स मत करो। फोल्ड मतलब ये फोटो देख लो तीनों, समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, ओवर थ्रस्ट कैसे दिखेगा, इमेजिन नहीं हो पा रहा, मत करो, प्रयास करना पड़ेगा उसके। अरे सर ऐसे कैसे आप कह रही हैं कि मत करो, देखो ना बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि ये फोल्ड समझ आ रहा है कि नहीं आपको। अब यदि और ज्यादा गया तो ये इधर जा रहा है और इसका मुख इधर जा रहा है, मतलब एक लाइन ऑफ फॉल्ट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में, वो आपसे कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा इस जगह, ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, नीचे धंसने की कोशिश कर रहा, तो बीच में क्रैक यहाँ से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ओवर थ्रस्ट में वर्टिकल मूवमेंट कैसे, अरे थोड़ा तो इमेजिन कर लो, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हम जैसे बैठे ही नहीं है, कुछ भी इमेजिन नहीं कर पा। ये क्या है तुम्हें इतना तो आ रहा है ना, तो जब इधर से एक तरफ से धक्का लगेगा तो हिस्सा ऊपर उठ रहा है, धक्का लगा रही है ना, जैसे ऊपर चढ़ रहा है, कैसे भैया ऐसे नहीं होता है, मतलब
और इसमें भी देखोगे तुम तो जो धक्का लग रहा है, जिस साइड से धक्का लग रहा है वो खिसकेगा, ऊपर ही तो जाएगा और कहां जाएगा, ये अंदर फंस गया, सिंक्लाइन वाला हिस्सा, एंटीक्लाइन वाला चला गया, तो बीच में आ गया। एक तरफ से जब तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऊपर ही चढ़ेगा। सिंपल, थोड़ा और ज्यादा अपने उसमें रॉकेट भी बनना है, सिंपल आपको सीक्वेंस याद रखना जो मैंने तुम्हें लिखवा दिया है। और ये फॉल्ट का मेजर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको भी तुम्हें याद रखना है कौन किससे होता है, एटलीस्ट ध्यान रखना रिवर्स फॉल्ट को हमें डाइवर्जेंस में मत लेके जाना। कोई दिक्कत नहीं आता? हाँ, रिवर्स फॉल्ट थ्रस्ट फॉल्ट होगा ना, ओवर थ्रस्ट के बाद ही तो बना था आपका चौथे नंबर 5वें नंबर वाला डायग्राम, देखो उसमें ओवर थ्रस्ट लिखा है। ठीक है, एक मिनट और रुकना जरा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बना लो ब्लॉक माउंटेन। सेकंड, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन के बेसिस बताओ मुझे, खंड पर्वत कब बनते हैं? फोटो याद आ रही हो तो ठीक है, नहीं याद आ रही हो तो इसको देखो, ये वाली फोटो को, इसको देख के कुछ आइडिया आ रहा हो आपको? अगला देख रहा हूं रिवीजन के लिए, को कहता है क्लास ठीक बस ऐसा ना हो। नहीं नहीं, देखो दो चीजें, बाय चांस तुम्हारा वो पर्टिकुलर क्लास दिया तो जस्ट पिछले वाले कोर्स में जाना है और वो कोर्स क्लास वहां से भी तुम देख सकते हो, रिकॉर्डिंग है ना, वहां पे मिल जाए। ठीक है, मतलब इतना वो नहीं, वो क्लास भी क्यों छूटेगी तुम्हारी, वो क्लास भी नहीं छूटनी चाहिए, वो भी काम की क्लास। तुम जस्ट पहले वाले कोर्स में जाना, उसी पहली क्लास देखना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये ब्लॉक माउंटेन जो दिख रहा है तुम्हें, खंड पर्वत, इसमें क्या लिख रहा हो आप, कैसे बने थे? तो इसमें सर जी वो बना था, वेल डन, शाबाश, क्या बात है, जब दो हिस्से दूर हो गए थे डाइवर्जेंस में, है ना, डाइवर्जेंस में, ठीक है, अपसरण में। तो एक बात हमें आज बस ये सीखना है कि ये जब दूर जाता है तो अंदर ये वाले हिस्से में तो रिप्ट वैलीज बन जाती हैं, नीचे खिसक गया हिस्सा, ऊपर उठे हुए भागों को हम ब्लॉक्स कहने लगते थे। आज हमें, और देखो फॉल्ट या नॉर्मल क्यों लिखा है समझ आ गया ना, सामान्य भ्रंश क्यों लिखा है समझ में आया। तो आज हमें ये सीखना है कि इसकी जगह पर ये वाला जो हिस्सा है, निचला वैली वाला जो पोर्शन होता है, इसे ग्रेबेन बोला जाता है, हिंदी में भी ग्रेबेन याद रखना, और ऊपर हॉर्स्ट बोला जाता है ब्लॉक्स को, हॉर्स्ट। तो एग्जाम में पूछे हॉर्स्ट एंड ग्रेबेन का संबंध कौन से माउंटेन से है, हॉर्स्ट एंड ग्रेबेन का माउंटेन मतलब किस माउंटेन से संबंध रखता है, ये वो उससे रखता है, वो उससे रखता है। हाँ यार, तुम फिर कल फिर आज तुम कल समझाया मैंने कि तुम यहीं से पढ़ लो, ये कोर्स शुरू कर लो, इसे क्यों परेशान हो रहे हो? तुम कल नहीं थे, और मान लो कोई भी नया हो फिर और हो, ये कोर्स की पहली क्लास से शुरू करो, बस टेंशन मत, सब कुछ सॉल्व, जीवन की हर चीज। और अगले महीने में जो नए कोर्स आ रहे हैं उनको लाइव ले, ठीक है प्रभु? चलो यहाँ देख लो फटाफट सब लोग, हॉर्स्ट ग्रेबन का संबंध किससे है, ब्लॉक माउंटेन से। मतलब आप मुझे इसमें पहचान के बता सकते हो कि विच वन इज हॉर्स्ट एंड विच वन इज ग्रेबन, क्या होगा हॉर्स्ट और क्या होगा ग्रेबन? बहुत बढ़िया, शाबाश, ऊपर वाला ब्लॉक हॉर्स्ट हो गया, नीचे वाला ग्रेबन हो गया, बढ़िया। ये दो शब्दों को थोड़ा सा याद रखना था अपने को। इसके बाद वोल्केनिक माउंटेन, मुझे नहीं लगता तुम्हें समझाने की जरूरत है। वोल्केनिक माउंटेन कब बनेंगे, जब कौन सा वाला पाथ हो, ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं हमें पता है, लेकिन ये वोल्केनिक माउंटेन जो हैं ये कब बनेंगे, जब सेंट्रली इरप्शन हो, केंद्रीय उद्भेदन हो, सेंट्रली इरप्शन, ठीक है? तो ये चीज भी अपने को पता होनी चाहिए। लावा एसिडिक होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, कर लो यार तुम, वर्ल्ड में पहले कर लो, लेकिन ये लाइव में देखते तो ज्यादा याद रहती चीजें, कोई दिक्कत नहीं, तुम वैसा भी कर सकते हो जैसा ठीक लगेगा। हाँ ठीक है, तो रेसिडुअल अभी पढ़ेंगे, लेकिन वोल्केनिक माउंटेन्स याद रखना, केंद्रीय उद्भेदन। फिजर इरप्शन में वोल्केनो, मतलब फिजर इरप्शन जो दरार वाले होते हैं, फिजर वाले जो होते हैं जिनमें वोल्केनो आ रहा है, वो ध्यान रखना कि उसमें तुम माउंटेन्स को दिखा पाओगे इतने ज्यादा बड़े स्तर पर, मतलब होंगे भी तो इतने एकदम हाइट वाले नहीं होंगे। तो तीसरे प्रकार का पर्वत जो है वो याद रखना, वोल्केनिक माउंटेन भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप, चौथे नंबर का, जो अभी तुमने पढ़ा नहीं। चौथे नंबर का होता है सर रेसिडुअल, अपशिष्ट जो होते हैं। अपशिष्ट का मतलब क्या हुआ, अपशिष्ट क्या होता है, बचे हुए, बचे कुचे, रिमेन्स, ओल्ड। कोई भी पर्वत हो, कल की क्लास जिसमें कल थे ना आप लोग, कल वाली क्लास में, हेलो हेलो, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड डेनुडेशन, कल बताया था मैंने आपको, कल कांसेप्ट पढ़ाया था मैंने, डेनुडेशन, याद है क्या डेनुडेशन? अनाज छादन करके बताया था, हेलो, अनाज छादन करके बताया था डेनुडेशन। हाँ, अब आया सर समझ में। तो वो जो डेनुडेशन है, अनाज छादन है, उसमें आप लोगों ने एक बात ये ऑब्जर्व करी होगी कि कोई भी रॉक वेदरिंग इरोजन से टूट जाता है, अपर्दन अनाच्छादन से टूट जाता है, अपक्षय से टूट जाता है। तो अभी तुमने कितने प्रकार के पर्वत पढ़े, फोल्ड पढ़ा, ब्लॉक पढ़े, वोल्केनिक ज्वालामुखी। अब इन तीनों पे ऊपर का प्रभाव आ जाएगा, सूर्य का, बारिश का, रेनफॉल, रिवर, विंड, तो वो टूटेगा ना, कमजोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए भारत में चलते हैं हम लोग, देयर इज अ माउंटेन कॉल्ड अरावली, आज से 2000 मिलियन साल पहले यदि वो बने थे तो बनते समय फोल्ड माउंटेन थे, बट आज हम उन्हें फोल्ड की कैटेगरी में बोल के क्या बोलते हैं, यार ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड। ओल्ड फोल्ड का मतलब क्या होता है कि अवशिष्ट वाले हो गए, मतलब जो बहुत पुराने हो गए। पुराने कैसे बोलोगे तुम, उनकी हाइट कम हो जाती है, पूरे इरोड हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। तो ये भी एक कैटेगरी हो गई माउंटेन्स की, बचे हुए जो रहते हैं। तो दुनिया के जो भी ओल्ड माउंटेन्स होते हैं, पुराने पर्वत होते हैं, बने भले कैसे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको एक आखिरी कैटेगरी में हम रख सकते हैं, दैट इज रेसिडुअल माउंटेन्स। वर्ल्ड मैप पे जब हम पढ़ते हैं तो अरावली हो गया, इधर ये ड्रैकन्सबर्ग हो गया अफ्रीका का, प्लेशियन वाले हो गए, ये बने वाले फोल्ड वोल्ड थे, लेकिन फिर आखिर में आकर इनने देखा कि अरे भैया ये तो जो है ओल्ड कैटेगरी पे आ गए। तो चौथे नंबर का माउंटेन हमारा क्या हो गया, रेसिडुअल माउंटेन्स। जी सर, रेसिडुअल माउंटेन्स। रेसिडुअल माउंटेन्स का मतलब होता है जो ओल्ड माउंटेन्स, जो पुराने हो, जो अपशिष्ट हो, ठीक है, पहला कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड, रिजल्ट ऑफ डेन्यूडेशन, अनाच्छादन प्रक्रिया से निर्माण जिसका हुआ है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर द रेसिडुअल। अब अनाच्छादन ये बात मैं कल खूब समझा चुका हूं, तो यहां बार बार रिपीट करने से कोई सेंस नहीं, मतलब जो टूट फूट के बने, जहां पर प्लेट्स एक्टिव होंगी वहां पर माउंटेन रेसिडुअल वाली कैटेगरी में नहीं होंगी, संभावित कह सकते हैं, जैसे हिमालय को देख लो, हमारे रेसिडुअल कैटेगरी आपको देखो, ठीक है।
क्लियर हो गया? नहीं नहीं, ये तो इरोजन है, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, केमिकल वेदरिंग जब होती है तो ऑक्सीडेशन वगैरह में ये कलर, रस्टिंग वगैरह में भी कलर थोड़ा सा चेंज होता है, तो बेंडिंग वेंडिंग नहीं है, बारिश के कारण कलर चेंज होता है ना, तो पानी वानी इरोजन के बाद एल्गी लग जाती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होने लगती है, मेनली एक्सोजेनिक फोर्सेस लगती है। फिजर इरप्शन में वोल्केनिक आइलैंड्स इतने संभावित नहीं है, वहां हॉटस्पॉट होगा तभी मिलेगा ज्यादा। सर एंडीज में वोल्केनिक माउंटेन्स है पर वो फोल्ड माउंटेन में आते हैं, कम ध्यान, ऐसे ध्यान कम देना है अपने, ऐसे फिर सवाल आएंगे, जबकि मैं बोल चुका हूं कि जब कन्वर्जेंस होता है तो जो सेडिमेंट थे उससे कौन से माउंटेन बने, फोल्ड, और जो अंदर जाकर वो प्लेट आई है तो वो हाँ वोल्केनो बने, तो वो दोनों अलग अलग प्रोसेस है, एक सेडिमेंट से बना है, एक लावा से बना है, दो अलग अलग चीजें हैं, बस उसके क्षेत्र में होने के कारण हम उसका हिस्सा कह दे रहे हैं, पर बनते तो दोनों अलग है, दोनों अलग टाइप के माउंटेन। ठीक है, तो 4 प्रकार के पर्वत समझ आ गए आपको। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ से गौरव, क्या कह रहे हो, क्या क्या बातें करते हो यार तुम लोग। अब रिवर्स फॉल्ट में वोल्केनिक रहने दो, अलग प्रोसेस है, उसे मतलब आंसू आ जाएंगे उसको, मत इतना मत रखे रहने दो, थोड़ा संभाल के रख लो भाई, क्वेश्चन गलत करना शुरू कर दोगे इतने डाउट में तो। तुमको जितना पढ़ा रहा हूँ मैं उतना ही पढ़ लो जो है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हो जो है। हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली कितने प्रकार के पर्वत हो गए हमारे, 4, फोल्ड, ब्लॉक, वोल्केनिक, रेसिडुअल, वलय पर्वत, खंड पर्वत, और बताओ, और बताओ, और बताओ। हाँ जी, ज्वालामुखी और अपशिष्ट पर्वत। इसमें क्या करना है, फोल्ड में आपको याद रखना है सिमेट्रिकल फोल्ड, असिमेट्रिकल फोल्ड, ओवरफोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड। असिमेट्रिकल के बाद तीसरे नंबर पे कौन आएगा, जल्दी बताओ। ठीक है, ओवरफोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड और ओवर थ्रस्ट, याद है। और इसमें हॉर्स्ट ग्रेबन, इसमें सेंट्रल इरप्शन होना चाहिए, इसमें डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन मतलब अनाच्छादन, इसमें केंद्रीय उद्भेदन। ये सारी बातें अच्छे से अपने को याद रखना है। ठीक है प्रभु, देखिए इनकी कमी नहीं है तो खूब खूब मसाला मिलेगा। अब क्या होगा, मार्केट में अच्छी किताब को दिखाने के नाम पे मैं 100 चीजें और जोड़ सकता हूँ, और एज अ लर्नर नहीं भाई गजब की किताब है ये, अब मेरे लिए पेपर में काम कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे जनरल स्टडी मेरा सिलेबस ये भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्लेट्यू के प्रकार जो है पढ़ लो आप। प्लेट्यू, प्लेट्यू पठार, 2-3 शब्दावलियां बार बार परेशान करेंगे, तुमको भी जरा क्लियरली कर लो। सबसे पहली चीज तो कौन सी स्लाइड, ये स्लाइड में क्या करोगे इसका तुम कर लो, लिख लो लिख लो, मैं बाद में पढ़ा दूं, परसों पढ़ा दूं। आइलैंड आर्क एंड पेरिफेरल ट्रेंच रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस, हाँ तो ठीक है, बट सर प्लेट ओशन ओशन या, तो डिपेंड करता है, ये आइलैंड आर्क बनानी है तो ओशन ओशन का कंसीडर करेंगे। हाँ, अब मान लो वहां ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर तुम ओशन कॉन्टिनेंट करोगे, और कोई किताब से पढ़ रहे हो तो वो गलत होगा, उसने आंसर रॉन्ग भी मार्क कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वोल्केनिक आइलैंड मोस्टली और ऑलवेज ड्यू टू हॉटस्पॉट, फिर मैं इसका क्या करूं बेटा, जब ओशन और ओशन कन्वर्जेंस होगा तब क्या करूंगा, तब क्या बनाऊंगा। ओशन ओशन जो है, फिजर में माउंटेन्स बनाने हो तुम्हें वोल्केनिक, तो वो रिज बोलेंगे फिर से, क्योंकि वो पूरी लंबी कतार में बनेंगे। ठीक है, और वहां यदि आइलैंड्स एक सिंगल दिखाने हो तुम्हें तो हम हॉटस्पॉट भी लिख सकते हैं। ओशन कॉन्टिनेंट में वो वोल्केनिक आइलैंड नहीं बोलेंगे, वोल्केनिक माउंटेन बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे, अभी प्लेट्यू में क्या करना है, पहले तो तुम प्लेट्यू की कॉन्सेप्ट समझ लो, हिंदी में जिसे हम पठार कहते हैं। प्लेट्यू को आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। कैसे, देखो इसके आगे इधर जाओगे अगले लैंडफॉर्म में तो प्लेन आता है, मैदान आता है। ठीक है, उसके बाद में इधर जाऊंगा मैं तो मेरे लिए जो आएगा वो आएगा माउंटेन, पर्वत। एग्जांपल समझ लेते हैं, ये अपने को दिख रहा है माउंटेन है ये, और ये जो प्लेन मैदान मतलब ये बिल्कुल मैदानी एरिया होगा। इनके बीच का मसाला होता है प्लेट्यू, बीच का मसाला मतलब जिसकी कुछ हाइट जो है थोड़ी सी पर्वत से कम होती है, फैले हुए ज्यादा रहते हैं। ये पीक जो होती है, चोटी, पर्वत चोटी, वो यहाँ नहीं मिलेगी तुम्हें। ढाल, स्लोप जो है बड़े स्टीप होते हैं, तीव्रता वाले ढाल होते हैं, यहाँ नहीं मिलेंगे तुम्हें। एक बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं तो 800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले पर्वत कैटेगरी में आते हैं, 300 टू 800 मीटर की कैटेगरी में ये प्लेट्यू आ जाते हैं, पठार। और ये जो है नॉर्मली हम कहें तो प्लेन 300 मीटर के नीचे मिलते हैं, मैदानी एरिया है। तो तीनों ऑर्डर्स को समझना है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली सेकंड ऑर्डर की कहानी है। ऐसा देखो, समझो क्या हो रहा है, सबसे पहले कॉन्टिनेंट बने होंगे, समझ आएंगे, सबसे पहले महाद्वीप बने होंगे, कॉन्टिनेंट्स डेवलप हुए, मतलब वो हल्के थे, राइज हुए, आगे सब कॉन्टिनेंट, दे आर द फर्स्ट ऑर्डर, पहला ऑर्डर। फिर वो कन्वर्जेंस वगैरह हुआ उनके बीच में, तो कन्वर्जेंस के दौरान क्या होता है, माउंटेन्स वगैरह बनने लगे, उन्हीं के साथ इनका डेवलपमेंट होने लगा, तो वो सेकंड ऑर्डर। अब इन्हीं का इरोजन होकर फिर मैदान बनते हैं नदियों द्वारा, तो ये कौन से हो गए, थर्ड ऑर्डर। अब इमेजिन करो पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा होगा तो मैदान पहले बन गए होंगे, गंगा का मैदान पहले बन गया होगा, हिमालय के पहले गंगा का मैदान बन गया होगा, सोचो 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 सोचो, मजा आएगा सोचने। नहीं, आप कहोगे सर ये आखिरी में बना, क्यों, क्योंकि पहले पहले माउंटेन हिमालय बने, फिर नदियों ने मिट्टी लेकर आए, तो प्लेन्स थर्ड ऑर्डर में चले जाएंगे। पर्वत हो गए या लावा निकलते से जो प्लेट्यू बना, वो सब क्या होगा, सेकंड ऑर्डर। और जब कॉन्टिनेंट का जो बन रहा था वो क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। जब सबसे पहले तो कॉन्टिनेंट्स का डेवलपमेंट हुए होंगे, फिर उनमें पर्वत वगैरह प्लेट्यू वगैरह बने, तो सेकंड ऑर्डर पे आ गए, उनसे इरोजन से जो चीज बनी तीसरी अवस्था, दैट इज थर्ड ऑर्डर। मतलब हम धीरे धीरे थर्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे ऑर्डर भी आप लोग दिमाग में रख सकते हो। तो मैं प्लेट्यू बस आपको समझाना चाह रहा हूं कि प्लेट्यू के कुछ नामकरण है जो तुम्हें आगे प्रिपरेशन में परेशान करेंगे। जैसे 2-3 नाम बहुत परेशान करते हैं कि पहला नाम आता है
इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, ठीक है। इंटरमॉन्टेन का मतलब होता है अंतः पर्वतीय पठार। अब घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया। फिर दूसरा आता है पिडमॉन्ट प्लेट्यू, फिर तकलीफ में आ जाते हैं। तीसरा आता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, फिर टेंशन में जाते हैं। तो इसलिए इन टर्मिनोलॉजीज को हमें थोड़ा सा सीखना, कुछ नहीं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इस माउंटेन को देखो, इस प्लेट्यू को देखो। इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, और बीच में ये प्लेट्यू एरियाज है। मतलब ऊंचाई कंपैरेटिवली प्लेन्स के एस्पेक्ट में समुद्री तल से देखें तो ज्यादा ऊंचाई 300 से ज्यादा। जीवन में याद रखो, चारों तरफ जब माउंटेन से घिरा रहेगा, लगभग हर जगह पर्वत से घिरा रहेगा, तो दैट इज इंटर माउंटेन। इंटर माउंटेन मतलब अंतः पर्वतीय पठार, अंतः पर्वतीय पठार, पर्वतों से जो घिरा रहेगा। एग्जांपल याद हो, जैसे अपने तो वर्ल्ड में पढ़ोगे, तो वहां पढ़ा दूंगा मैं। साउथ अमेरिका में जब जाते हैं हम, तो हम यहाँ एक बोलिविया का प्लेट्यू पढ़ते हैं, और आपको पता है इधर साउथ अमेरिका में किनारे पर पूरा क्या लगा हुआ है, एंडीज माउंटेन लगे हुए हैं। उन एंडीज के बीच में फंसा हुआ बेचारा। तो इंटर माउंटेन का एग्जांपल। इतनी दूर क्यों जाते हो, इंडिया में आ जाओ, इंडिया में हिमालय दिखता है हमें, उधर चाइना के कुछ माउंटेन, बीच में तिब्बत का प्लेट्यू फंसा पड़ा। तो पर्वतों से जो घिरे होते हैं उन्हें हम इंटर माउंटेन कहते हैं, अंतः पर्वतीय। इसका एक कीवर्ड लिखना हो तुम्हें तो लिख दो विच आर बॉर्डरिंग द माउंटेन रेंजेस। जी हाँ, या बिटवीन माउंटेन्स इज द कीवर्ड, बिटवीन माउंटेन्स, पर्वतों के बीच में, बिटवीन माउंटेन। बस ज्यादा रॉकेट बनने की जरूरत नहीं, खूब डेफिनेशन के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आगे काम आएगा। आगे बढ़े। अब क्यों कसम खा ली गई इसने कि चारों तरफ पर्वत होगा, नहीं अब तो चारों तरफ होनी चाहिए, तो मैं प्लेट्यू लाऊंगा। भाई एक तरफ भी तो हो सकता है, एक तरफ भी हो सकता है। कैसे, देखो ये साउथ अमेरिका फिर बनाया मैंने तुम्हारे लिए। अब तुम्हें पता है कि इधर माउंटेन कौन सा, एंडीज पर्वत है, ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में, रिंग ऑफ फायर वाला टाइम पढ़ा था। और एंडीज पर्वत से इधर किनारे पर, यहाँ पर इस जगह पर लगा हुआ एक प्लेट्यू, उस प्लेट्यू का नाम है, बताओ, पैटागोनियन प्लेट्यू। इधर कुछ नहीं है, समुद्री समुद्र है। देखो दूसरी साइड या तो समुद्र हो गया और एक साइड पर्वत हो गया। दोनों साइड होते तो क्या बोलते बेटा तुम, दोनों साइड होते तो क्या बोलते, इंटर माउंटेन, इंटर माउंटेन, अंतः पर्वतीय। अब एक ही साइड है तो एक काम करते हैं ना, ऐसा बोल सकते हैं ना, माउंटेन के पैरों में है, चरणों में लगा हुआ है, गिरी के पद में लगा है, पिडमॉन्ट प्लेट्यू जिसे हम कहते हैं, गिरी के पद में। फुट हिल्स इज द कीवर्ड, फुट हिल्स इज द कीवर्ड, गिरी पद, गिरी के पद पे लगा हुआ। तो एक साइड जब लगा होता है तो उसे हम पिडमॉन्ट कहते हैं, पैटागोनियन इसका एग्जांपल। बहुत मिलेंगे इसे, बट अभी फिलहाल आप याद। तो अपने आप से बात करो, इमेजिन करो कि यार चारों तरफ पर्वत लगे हैं, बीच में प्लेट्यू है, कौन सा हो गया बेटा वो, इंटर माउंटेन, अंतः पर्वतीय। एक तरफ ही लगा हुआ है, आओ बना दो रॉकेट, एक तरफ ही लगा है, तो गिरी के पद, दैट इज गिरिपद, पिडमॉन्ट प्लेट्यू। ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक। अब फिर कसम खाली नहीं है भैया, चारों तरफ कोई पर्वत ही नहीं है, सिर्फ लैंड मास ही है, बस समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जो है काफी बड़ी ऊंची है, कुछ भी पर्वत नहीं है दोनों साइड। तो दैट इज योर व्हाट, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्रकार हो सकता है, महाद्वीपीय पठार हो सकता है। नाम से ही समझ आ रहा है, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, बट ध्यान रखना कि भाई पर्वत वगैरह कुछ नहीं लगा। जैसे आप साउथ अमेरिका में जाएंगे तो इस एरिया में कुछ भी नहीं है, पर्वत वगैरह, कोई माउंटेन्स वाउंटेन्स नहीं, बोरबोरेमा वगैरह के रीजन है, ब्राजीलियन हाईलैंड रीजन है, वो सब क्या है, कॉन्टिनेंटल पार्ट का दिखाते हैं, महाद्वीपीय। अब डेक्कन के पीछे पड़ जाओ तुम, हाँ करो कॉपी पेस्ट करो, हो जाओ तुम, उसको ज्वालामुखी रहने दो ना यार, मतलब ज्वालामुखी से बने रहने दो उसे, फिर इकट्ठे हो जाते हो तुम। अब ऐसे कहोगे तो वेस्टर्न घाट से लगा, पिडमॉन्ट बोल दो तुम। पर जो जिससे सवाल आते हैं उसी को रहने दो, मिक्स मत करो। क्या ग्रेवन इंटर माउंटेन हो सकते हैं, हाँ फिर तुम अब ये काम कर लो नीतीश, फिर तुम ग्रेवन को इंटर माउंटेन कह दो, ब्लॉक माउंटेन से कहोगे तुम मुझे मिस कॉल मारो, फिर और रिफ्ट वैली से कहोगे तुम डूब जाओ। कहाँ थे आप 20-21 साल से, कहाँ थे सब लोग, ये जितने करते हैं यहाँ आके क्वेश्चन लाते हो तुम, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो तुम लोग। एक आध बार ना प्रीलिम्स जब निकलेगा ना बिल्कुल सीधे हो जाओगे, नहीं यार ये जो है चुपचाप पढ़ना, शांति से एग्जाम निकालना, आगे बढ़, पता नहीं कहाँ क्या क्या करते रहते हो, ये स्ट्रेटजी यहाँ वहाँ की देख के आते हो, व्हेन व्हाई व्हाट हाउ वाली देख लेते हो, बस परेशान होते रहते हो। अरे भाई जीवन में बेसिक बहुत पढ़ना यार, कीप इट सिंपल, चीजों को सिंपल रखो बस। पर्वत लगाया चारों तरफ इंटर माउंटेन, एक तरफ लगा है पिडमॉन्ट, कुछ भी नहीं लगा है कॉन्टिनेंट, काम कर, और ज्वालामुखी से बना है वोल्केनिक, काम हो गया। लावा प्लेट्यू में ज्यादातर कौन सा लावा होना चाहिए, बेसिक लावा होना चाहिए, और क्या। न्यूमरस सक्सेसिव इरप्शंस के बाद में या तो शील्ड कौन से बन गए या फिजर से बन गए, कहीं से भी बन गए, ज्यादा वायलेंट एक्सप्लोजन भी नहीं चाहिए। ये तो सब मैं आपको रटवा चुका हूँ। बेसिक ठीक होते हैं तो कितनी जल्दी चीजें याद हो जाती हैं तुम्हें पता है। खैर, तो आज प्लेट्यू माउंटेन्स के टाइप वाइप का दुख दर्द मैंने क्लियर कर दिया। मैं आपको कभी वर्ल्ड में पढ़ा हूँ पैटागोनिया इज अ टाइप ऑफ पिडमॉन्ट माउंटेन, घबराना मत। क्या होता है पिडमॉन्ट, ऐसा प्लेट्यू जो पर्वत से लगा हो एक साइड से, दूसरी साइड या तो मैदान हो या समुद्र हो। चलो बहुत बढ़िया, आधा मिनट का समय लो, जो पढ़ा उसको एक बार देखो कॉपी में, जल्दी फटाफट, फिर अगला पार्ट शुरू करते हैं जल्दी से। आधा मिनट का समय आपके पास। डेक्कन को वोल्केनिक रखेंगे ना, जी सर। हो गया, चलो डाइवर्जेंस में अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, विद रिस्पेक्ट टू वैली बोल लो, और अंदर मान लो कन्वेक्शन थ्रेड ने धक्का दे दिया, ऊपर भी उठ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर, चलो अब बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है, क्योंकि अब हम हमारी ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी को सुधारेंगे और मेन आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने दिखा होगा, जिसमें कुछ अच्छे अच्छे शब्द आएंगे, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, डायस्ट्रोफिज्म, सडन मूवमेंट, ओरिजिनिक, हेटेरोजेनिक, हिंदी मीडियम पटल विरूपणी, महादेश जनक, और ये समझ में कुछ नहीं आता, सो इनको जरा हम लोग समझेंगे क्या है। ठीक है, मतलब अच्छे से अच्छी किताबें इसको सबसे पहले रख देती हैं डायग्राम, फिर आगे ज्योग्राफी शुरू होता है, और हम इसको सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि जब सबसे पहले पढ़ोगे तो कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है जीवन में। हाँ
आंसर भैया 12 बजे के आसपास चेक होंगे। नहीं जरूरत नहीं, हिंदी डायग्राम मैं खुद ही बना दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं एडिट हिंदी का लिख दूंगा। सुनना आप जरा ध्यान से। सबसे पहले तो अब तक जो आप पढ़ रहे थे ये हमारा क्रस्ट है। लेट्स अज्यूम कि ये वाला जो एरिया हमारा क्रस्ट है। इस क्रस्ट पे क्या क्या आपने पढ़ा? वोल्केनो पढ़ा, ज्वालामुखी पढ़ा, है ना? आपने अर्थक्वेक पढ़ा, वेल डन। आपने माउंटेन्स कवर करे, बहुत बढ़िया। मान लो कोई हिस्सा अंदर धंस गया, कोई ऊपर उठ गया, कुछ भी हो सकता है, सब में अंदर से फोर्स लगा। मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा था, जो इसमें जो भी बल लग रहा था वो अंदर से, ठीक। अंदर से जो बल लगते हैं उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं एंडोजेनेटिक, अंतर्जात। अंदर से जिसका जन्म हुआ, एंडोजेनिक। एंडोजेनिक समझ में आ रहा है? एंडो अंदर, एंडोजेनेटिक अंदर से जो बन रहा हो। बट आपने कैटेगराइज करूंगी मैं आपके सामने, दो कैटेगरी दिख रही है मुझे। वोल्केनो को, अर्थक्वेक को एक कैटेगरी में रखने का मन कर रहा है, और माउंटेन को बनाने का एक कैटेगरी में रखा है। क्यों? समझो। अर्थक्वेक जो है, भूकंप जो है, उसमें फोर्स स्लो लग रहा है कि सडन लग रहा है? मतलब धीमी गति का लग रहा है कि तीव्रता वाला लग रहा है? जस्ट इमेजिन करो, भूकंप में बल धीमा लग रहा है, तीव्र लग रहा है, स्लो लग रहा है, सडन लग रहा है? एक आध को जहर का स्लो लिख रहा था, कौन था भैया? आराध्या, सिमरन, क्या कर रहे हो आप लोग? श्रेया, मजे चल रहे हैं जीवन के? हाँ जी सर, भूकंप में स्लो आ रहा है, फोर्स स्लो लगेगा कि तुम चले जाओ, मैं अभी आता हूं धीरे धीरे। सडन, तीव्रता, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तीव्रता। लेकिन मैं वही बात पर्वत बनाने की कहूं तो अर्थक्वेक जैसा तेज लगता है क्या फोर्स? एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत तेज लगेगी फोर्स, बहुत। बात कर रहा हूं मूवमेंट की, स्लो मूवमेंट है, आराम से बन रहे हैं पर्वत, हजारों साल लग जाते हैं पर्वतों को बनने में, इधर 50-60 मिलियन साल लग गए हिमालय को बनने में, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो मैं कह सकता हूं कि अंदर से जो फोर्स लगते हैं पृथ्वी पे वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक स्लो हो सकता है और एक सडन हो सकता है। स्लो में पर्वत बन सकते हैं और सडन में भूकंप, अर्थक्वेक आ सकते हैं, ज्वालामुखी आ सकते हैं। आओ समझते हैं डायग्राम को। विनम्र निवेदन उन बच्चों से है, इच्छाधारी जो है, तुम्हें इस डायग्राम में जो मैं कहूं वही देखना। इधर जो ये रेक्टेंगल बनाया है, इधर तो नजर ही मत लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना, इधर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। पर नहीं, हम तो उधर ही देखें, देख लो पहले तुम, आधा मिनट तुम्हें दे रहा हूं, पहले तुम ये कर लो, मेरा तो क्या, मैं बाद में पढ़ा दूंगा। बाकी लोग दीवार से टिक जाओ, सीधे बैठो जरा, सीधे बैठो। टिक गए भाई साहब, टिकने से चल रहा है जीवन, ऐसे टिके, कुछ ऐसे बैठ गए। तुम्हें इनका सहारा चाहिए, दो हाथों का, कल मैं अपने जिले का सहारा बनूंगा। हाँ, जिले का सहारा बनना है मुझे। ऐसे देखो, अब आप ऐसे बैठे हैं, कुछ ऐसे बैठे हैं, कुछ सो लिए हैं। तो बेटा ये जो नींद वाले हैं, कहाँ गए तुम्हारे सपने? कहाँ चला गया वो यहाँ सस्ता मोटिवेशन? अंकल जी मिले थे, कह रहे थे, बोले वो तुम तो मुझे स्टार लगे हुए दिखाई देते हैं। कहाँ चला गया वो मोटिवेशन? देखो बाहर, अपने आप से निकलो बाहर, देखो खुद को। ऐसे पढ़ोगे तुम, फिर कहना पेपर अच्छा नहीं गया। ये काउंट हो रही है सारी चीजें। सीधे बैठो बिल्कुल। पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर पढ़ना ही, उसमें सोना और आलस्य और निद्रा और ज्यादा खाना और ये सब कुछ नहीं आएगा बेटा। सीधे बिल्कुल। ये इतना हिस्सा क्लियर हो गया अपने को? अब इधर देखना है, अब यहाँ अर्थ के मूवमेंट अंदर से जो लगता है फोर्स, उसके लिए मैंने क्या बोला था? एंडोजेनिक। मतलब कौन सा बल? अंतर्जात। ठीक, अंतर्जात, अंदर अंदर से दो तरह का बल लग सकता है। एक सडन मूवमेंट, सडन मूवमेंट का मतलब होता है बिल्कुल तीव्रता वाला जो बल होता है, जिसे हम कैटास्ट्रोफिक कह सकते हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी। और एक होता है सडन, एकदम सडन का उल्टा क्या होगा? डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है स्लो मूवमेंट। हिंदी में हम कह सकते हैं पटल, पटल विरूपण, पटल विरूपण। पटल विरूपणी का मतलब सीधी सी कहानी, जैसे तुम्हें पटल विरूपणी समझ में नहीं आ रहा है, वैसे हमारे लर्नर्स इंग्लिश मीडियम वालों को डायस्ट्रोफिज्म समझ नहीं आ रहा है, बोले मैं सेंट जेवियर से पढ़ा हूं। तो बेटा तुम दोनों के लिए एक सस्ता शब्द है स्लो मूवमेंट, धीमी गति, जिसमें धीमी गति हो रही है। हाँ, दोनों यहाँ मीडियम बराबर हो गए। तुम्हें डायस्ट्रोफिज्म वैसे भी नहीं आ रहा है, अब मैं यदि बोलूंगा तो समझ में जाएगी। कैटास्ट्रोफिक क्या होता है? विनाशकारी। कैटास्ट्रोफिक का अपोजिट होता है डायस्ट्रोफिक। जी सर। तो तुम कहीं से भी आए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ स्लो मूवमेंट तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। अब तुम उसके अंदर देखो, अब स्लो मूवमेंट में दो चीजें हो सकती हैं। एक तो पर्वत बन सकते हैं, ओरोजेनी वर्ड यूज होता है पर्वत निर्माण के लिए, पर्वत, माउंटेन बिल्ड। तो पर्वत निर्माण बल दो होते हैं, टेंशन और कंप्रेशन, तनाव बल और संपीड़न बल। अब आप मुझे बताओ कौन से फोल्ड माउंटेन, कौन से ब्लॉक माउंटेन? सो दिस इज ब्लॉक, ये खंड पर्वत हो गया, ये फोल्ड हो गया। ये तो याद आ रहा है कि भूल गए? अरे भैया ये भूल गए क्या? हेलो, अरे ऐसे मत करना यार, इतना इतना दीवार से मट्टी को कि पड़ोसी दीवार से उधर चले गए, तुम जो बताया ये तो पढ़ा है यार हमने यार। ठीक है सर, बट टेंशन फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हाँ, तो अपोजिट डायरेक्शन किसमें होता है? डाइवर्जेंस में। और डाइवर्जेंस कौन से माउंटेन बनते हैं? ब्लॉक माउंटेन। हैप्पी बर्थडे ब्लॉक माउंटेन। ये ऐसे डाउट कुछ कुछ क्वेश्चन गलत करते हैं ना, एक बार कनेक्टिविटी में पढ़ लेना, खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान की कमी, और ये नतीजा है टाइपिंग का, लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखने का। तो ये समझ में आ गया कि अंदर वाला जो है, ये भी मैं समझा रहा हूं, बना लेंगे डायग्राम, दो तीन बार में याद करवाऊंगा मैं, ऐसे थोड़ा थोड़ी। तो धीमी गति में पर्वत बनते हैं, धीमी गति में और भी चीजें होती है, जैसे एपिरोजेनिक कह रहा है, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग। एपिरोजेनिक देखो, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग लिखा तुम्हारे लिए कि भाई कोई महाद्वीप वगैरह कुछ बन रहा हो, हिंदी में कहते हैं इसको महादेश जनक। अब तुम्हें भी समझ नहीं आएगा महादेश जनक, एपिरोजेनिक कैसे इनको नहीं आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? महाद्वीप निर्माणकारी बल, महाद्वीप निर्माणकारी बल। तो थोड़ा समझ में आएगा कि जमीन कुछ बन रही है। इसमें दो वर्ड है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर आ जाना कोई चीज, उत्थान हो जाना, और डाउनवर्ड मतलब निमज्जन हो जाना, नीचे धस जाना। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत का कुछ हिस्सा, वेस्टर्न घाट के पड़ोस वाला, वो धस गया पानी में जाके, तो कोई हिस्सा जब धस जाता है, समुद्र में अंदर चला गया, नीचे हिस्सा चला गया, तो डाउनवर्ड। कोई चीज ऊपर उठ गई, राइज हो गई, वो उत्थान भी कह सकते हैं। कॉन्टिन्यू, ये प्लेट्यूज राइज हो गए। जैसे मान लो माउंटेन्स बन रहे थे, तो माउंटेन्स, एक एग्जांपल से जल्दी समझाता हूं। तिब्बत का प्लेट, बिल्कुल एक फोटो दिखाता हूं तब समझ आएगा। देखो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, सीन दिस डायग्राम। इसमें ये हुआ कि हमारी इंडियन प्लेट साउथ में थी ना, याद होगा आपको? ये वाला डायग्राम तो याद होगा, ये वाला कहां गया? यहाँ से यहाँ ऊपर जब जा रहा था, तो बीच में हिमालय का पर्वत बना, कन्वर्जेंस हुआ। तो पर्वत को छोड़ो, वो तो अपन इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो पर्वत, ये हिमालय पर्वत यहाँ बन गया, बट सी दिस, ये वाला एरिया को देखो तुम, पहले उसकी थिकनेस दिखाई दे रही है क्या? ये तिब्बत प्लेट्यू है, ये मोटाई जो है
तो जब सामने से धक्का लगता है तो वो प्लेट भी थोड़ी सी राइज कर जाती है, पीछे का हिस्सा देखो ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये उतना हिस्सा तुम्हें पहले उठा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो पर्वत जब बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स, तो किसी प्लेट पर बन रहे होते हैं तो उस प्लेट में भी काफी धक्का लगता है, तो उसका कुछ हिस्सा ऊपर उठ सकता है, राइज हो सकता है, ऊंचा हो सकता है, तभी वहां प्लेट्यूज वगैरह भी बन सकते हैं कंप्रेशन से। जब वो अरे बचपन में वो एक नॉन डस्ट करके इरेजर आती थी, हमने जो यूज करी, देखो दो प्रकार के विद्यार्थी होते थे, एक नटराज वाले होते थे, नटराज वाले होते थे जिनको एक ही नटराज के NATA और आखिरी में RAJ, मतलब क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में और राज को मिलता था आपको फाइनल एग्जाम, 3 हिस्से से टूट जाते थे, एक वो है, और एक जो थे अप्सरा वाले थे जिनको हर दिन एक नई अप्सरा मिल जाती थी इरेजर, तो उस इरेजर को अलग ही मजे थे उसको दबा के देखने। तो जब आप तुम उसको दबाते हो दोनों साइड से दबाते हो तो क्या होता है, वो बीच में से क्रिस्टल उसका जो पार्ट है वो एकदम राइज हो जाता है, हो जाता है। ये वही हालत हो रही है कि सामने वाली प्लेट ने धक्का लगाया, तो इसके धक्के लगाने से ये हल्की सी क्या हुई, अपलिफ्ट हो गई। तो क्या एक ही दिन में हो जाएगी, एक ही दिन में ऊपर उठ जाएगी? नहीं, इट विल टेक टाइम। तो ऐसे ऊपर उठने की स्थिति को हमने वहां अपवर्ड मूवमेंट लिखा, और कई बार नीचे टूट के धस भी जाती है चीजें, पानी में गिर जाती हैं। इंडिया का कुछ क्षेत्र टूट के गिर गया था, तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है। वो मतलब हमारे क्रस्ट पे क्या क्या हो सकता है वो बता। जी सर, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इस टॉपिक की, कि इस कॉन्टिनेंट पे यदि माउंटेन बन रहे हैं, उसके लिए जो शब्द यूज होगा ओरोजेनी होगा। ओरोजेनी का मतलब है पर्वत निर्माण का, ठीक है। और ये क्या है, फास्ट बन रहा है, स्लो बन रहा है, स्लो मूवमेंट। ऐसे ही कोई चीज अपवर्ड ऊपर उठ रही है या डाउनवर्ड नीचे जा रही है, उत्थान हो रहा है, ये बहुत स्लो हो रहा है, ये स्लो। और स्लो के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, तो वहां पर जो हमने वर्ड यूज किया है उसके लिए डायस्ट्रोफिज्म, डायस्ट्रोफिज्म। तो सबसे पहले स्लो मूवमेंट, धीमी गति का बल, स्लो मूवमेंट, जी सर। और एक होगा सडन मूवमेंट, स्लो के लिए जो वर्ड यूज किया डायस्ट्रोफिज्म। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो एक में पर्वत बना लो तुम, और एक में कॉन्टिनेंट में बदलाव ले आओ, ऊपर उठना नीचे आना, ये सारी, ठीक है। चलो इस डायग्राम को मैं चाहूंगा कि आप लोग सब बनाएं, नहीं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला हुआ रहेगा जब तक तुम खुद बनाओगे। तो बना लेते हैं जरा क्विकली। तो अर्थ पे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो बल लग रहे हैं, वो दो प्रकार के। एक है एंडोजेनेटिक बल, अंतर्जात बल, और दूसरा जो मैंने तुम्हारी नजरों से छुपा लिया था, दैट इज एक्सोजेनेटिक फोर्स, बहिर्जात, एक्सोजेनेटिक, बहिर्जात, ठीक है। इसको अभी थोड़ा छोड़ देना, इतना पहले लिख लो, ये लिखने के बाद डन करना, फिर आगे समझ के लिखेंगे। हो गया। रोबोट वाली बातें नहीं कर रहा हूं, लिख के नहीं पूछा मैंने, तुम्हारे दिमाग में बना कि नहीं है कि हमारा क्रस्ट है, इस पे अंदर से बल लग सकता है और बाहर से लग सकता है। थोड़ा और शांति देने के लिए एक्सोजेनेटिक के लिए मैं एक वर्ड लिख देता हूं तुम्हारे डेनोटेशन, याद आ रहा है? इरोजन, वेदरिंग, अपक्षय, अपरदन, ये सब बाहर से लग रहे थे ना, तो वो वाला कॉलम है वेदरिंग वगैरह, ठीक है। अभी हम अंदर आ, एंडोजेनेटिक दो प्रकार का, दो प्रकार। सबसे पहले इमेजिन करो तो एक सडन है, सडन मतलब जो तीव्रता वाले बल है, तीव्रता वाले। सडन शब्द को चाहो तो आप कैटास्ट्रोफिक भी लिख सकते हो, कैटास्ट्रोफिक भी लिख सकते हो, जो बहुत ही तीव्रता वाले बल थे। और जो स्लो है, जो धीमी गति के हैं, धीमी गति के जो है उनके लिए क्या करोगे? जो धीमी गति के हैं उनके लिए वर्ड वर्ड को याद करना है अपने, डायस्ट्रोफिज्म, डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है। PHISM, PHISM, डायस्ट्रोफिज्म। हिंदी में क्या लिखोगे इसको? तो हिंदी में आप लिख लो पटल विरूपणी, पटल विरूपणी लिखना चाहो तो लिख दो। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? सडन वाले तो मैंने बता दिया कहां कहां यूज होगा, वोल्केनो और अर्थक्वेक, 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 ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ज्वालामुखी लिख लेना, ज्वालामुखी लिखने के बाद में भूकंप लिख लेना, पटल विरूपणी और ये ज्वालामुखी। अब इसको रटो मत, फील करो कि जो तीव्र वाले हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, अर्थक्वेक और डन। अब धीमी गति में दो चीजें होती हैं, धीमी गति में दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होगी, फर्स्ट वन और सेकंड वन। तो पहला में होगा माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग मतलब पर्वत निर्माणकारी बल, जिससे पर्वतों का निर्माण हो जाए। ओरोजेनी जिसे वर्ड बोलते हैं, ओरोजेनी, ओरोग्राफिक, ओरोजेनी। अब पर्वत भी दो प्रकार में हमने देखे थे, एक टेंशन हो रहा था, तनाव बल लग रहा था, और एक क्या लग रहा था, कंप्रेशन लग रहा था, मतलब संपीड़न लग रहा था। नहीं समझ बैठी, फोल्ड वाले लिख दो, नहीं समझ बैठी, ब्लॉक लिख दो, खंड लिख दो। अब तो समझ आना चाहिए। इसके बाद भी नहीं आ रहा है, को देखो बढ़िया से। हाँ हाँ, एक ही है तनाव, तो परेशान मत हो। अब सेकंड वाला पोर्शन क्या था, इसके लिए जो वर्ड हमने यूज किया था, थोड़ा अजीब वर्ड है, एपिरोजेनिक। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, एपिरो, एपिरोजेनिक, जिसे हमने क्या बोला था, महाद्वीप निर्माणकारी, ठीक है, या महादेशजनक, महादेशजनक, या कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग। तो इसमें दो वर्ड यूज करने थे हमें, कोई चीज अपवर्ड आ सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है, और एक कोई चीज डाउनवर्ड आ सकती है, उत्थान हो सकता है किसी चीज का, या निमज्जन हो सकता है। तो अब आपको आज समझ आ गया। अब ये इमेजिन करो तुम पहली क्लास में पढ़ रहे हो, अच्छी अच्छी किताबें, बड़ी बड़ी किताबों ने पहले चैप्टर में दे दिया जाएगा, कैसे होगा बताओ? क्या कंप्रेशन और क्या टेंशन और क्या एपिरोजेनिक और क्या अपवर्ड और क्या डाउनवर्ड, नहीं पता मुझे। ये एंड है मेरा इस थीम। अब कल को कोई ब्लॉक माउंटेन पूछ रहा है, फोल्ड माउंटेन, तो एटलीस्ट आप वर्ड तो यूज कर सकते हो कि दे कम्स अंडर द ओरिजिन या डायस्ट्रोफिज्म मूवमेंट्स, एंडोजेनिक मूवमेंट्स, ये कीवर्ड्स हमारे लिए हो गए। कल को कोई बोल रहा है कि जो है अर्थक्वेक, वोल्केनोस आर द रिजल्ट ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस, कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट्स। अब ये दिमाग में बैठ गया। अभी भी मैं तुमसे कह रहा हूं, दो शब्द ऐसे हैं जो तुम्हें परेशान करेंगे, वन इज डायस्ट्रोफिज्म
और सेकंड वन इज एपिरोजेनिक। तो इसका तरीका बता दूं, डायस्ट्रोफिज्म का उल्टा क्या होता है, कैटास्ट्रोफी, जो ज्यादा भयानक होता है। तो ये हो गया स्लो, स्लो से ज्यादा। और उसके बाद में एपिरोजेनिक में याद रखना है आपको, एपिरोजेनिक जो रहेगा वो महाद्वीप निर्माण का, कॉन्टिनेंट फॉर्म, महादेश जनक। एक दो बार पढ़ोगे हो जाएगा। हटा लूं इसको, हो गया हो तो डन लिख दीजिएगा। अब वापस आओ, मैं इधर हो जाता हूं। सेकंड वाला हिस्सा देखो तो, अर्थ पे बाहर से भी तो फोर्स लगता है। बाहर से फोर्स क्या लगता है, देखो वेदरिंग, अभी कल बताया था मैंने। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, चीजें जिसमें क्रैक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये पढ़ेंगे अभी। इरोजन में आइस, नदी, जल, इनसे ये हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये धरती के अंदर से लग रही हैं, सोचो तुम, ये हमारे धरती के अंदर से फोर्स लगा रही हैं क्या? नहीं सर, ये बाहर से लगा रही हैं। तो इसलिए क्या हो गया, एक्सोजेनेटिक हो गया, आउटसाइड वाली बात हो गई। और कोई दिक्कत, कोई तकलीफ यहाँ तक? हाँ, कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय इनडायरेक्ट एविडेंसेस। आगे पढ़ोगे ना अमन जी, आगे आप पढ़ेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट एविडेंसेस में हमारे पास थोड़ी साइंटिफिक वैल्यूज है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक में डर तो नहीं। अब आपकी जो मैंने आपको आज क्लास स्टार्ट करी थी, एक बात कही थी, पता नहीं याद है कि नहीं, कि आज की क्लास दो हिस्सों में बटी हुई है। तो हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, हमने जो पढ़ा उसको हमने पूरा कंसोलिडेट कर दिया अंडर द मूवमेंट्स, जितने भी फोर्सेस थे। याद करो, हर चीज, माउंटेन हो चाहे वोल्केनो हो, अर्थक्वेक हो, सब चीज हमने एंडोजेनिक में उसको बंद कर दिया। अब हमारी आखिरी आखिरी यूनिट जो चालू होती है वो एक्सोजेनिक वाली। तो हमें बाहर के लैंड फॉर्म्स को पकड़ना है। डन भैया, यहाँ तक क्लियर सबको? बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या कह रहे हो? डाउनवर्ड में कोई चीज धस गई अंदर, चलिए। अपवर्ड में भी बताया, तिब्बत का कोई प्लेट्यू राइज हो गया, साथ में कोई चीज ऊपर उठ गई। हाँ, इस तरह। ठीक, आगे बात समझ में आता? कोई सबमर्ज हो गई, कोई डूब गया, कोई हिस्सा, वो चीज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सोजेनिक फोर्सेस। पानी वानी पीना हो तो पी लो आप लोग, क्योंकि यहाँ मुझे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हैवी चाहिए। सस्ता कंसंट्रेशन से काम नहीं होगा, हैवी कंसंट्रेशन चाहिए, हैवी हैवी। पी लो, पानी वानी पी लो। हाँ। अलग प्रक्रिया है, किसी से बन सकते हैं वो, पर ज्यादातर हम वोल्केनिक को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। फोल्ड माउंटेन्स में हमें प्लेट्यूज बहुत कॉमनली दिख सकते हैं, आसपास की प्लेट्यू पे फोर्स बहुत लगता है ना, तो ज्यादा चांसेस उसमें हो जाते हैं। हाँ। ये करते रहो राहुल, तुम ऐसे धीरे धीरे देखना, और एक तरफ आंसर राइटिंग कर रहे हो तुम, और इधर धीरे आंसर्स बना, धीरे लिख रहा हूँ नोट्स। ये भी एक दुख है जीवन का। नहीं, हिल थोड़े से और छोटे होते हैं अभी, हाइट छोटी होती है। नहीं, तुम गलत हो गए, वो पानी ने डुबो दिया ना उसको, वो अंदर धंसा है क्या, अंदर चला गया क्या तुषार? फिर लैंड की बात हो रही है, लैंड पे फर्क होना चाहिए, वो धंसना चाहिए अंदर। सर बहुत हार्ड है, यही होगा बेटा, कॉपी पेस्ट करने में यही होगा, ये करना है, हार्ड ही लगेगा। ध्यान देके पढ़ेंगे तो और ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ऐसे कॉपी पेस्ट करते रहो बढ़िया से, फिर एक दो बार आप पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ने के बाद फिर ध्यान आएगा, अरे सर ये तो बहुत आसान था। सिमरन बेटा रिकॉर्डिंग देखना है ना, अभी फिर दिक्कत हो जाएगी, वही चीज मैं 5-5 बार फेफड़े बाहर निकलवा दो आप लोग मेरे। एपिरोजेनिक दोबारा बता दो। एपिरोजेनिक का मतलब होता है जिसमें कोई चीज ऊपर उठ जाए धरती का, ये मान लो लैंड मास है कोई, मान लो अंदर कन्वेक्शनल करंट ने धक्का दिया, ये राइज कर गया कुछ हिस्सा ऊपर। हो सकता है कि कल को ये लैंड मास है, कन्वेक्शनल करंट जैसे कहीं पर नीचे की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है नीचे धस गया, तो इस तरह का एरिया बन गया। तो ऊपर भी धरती उठ सकती है, नीचे भी जा सकती है। शुरू से दोबारा शुरू करो, मोक्षिता क्लास था, फर्स्ट क्लास से, पहले दिन से दोबारा देखो, चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी, अच्छे से देखो। चलो शुरू करते हैं हम लोग सेकंड कहानी, एंड दैट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले आइडिया देता हूं कि टॉपिक है क्या, मतलब चाह क्या रहा है टॉपिक अपने से, फिर इसको अपन पढ़ें, ठीक है? तो सुनना आप जरा ध्यान से। अभी तक तुम मतलब एक कॉन्टेक्स्ट में आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ बात सही है, इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी तक तुमने जितनी भी बातें करी थी उसमें हर चीज का फॉर्मेशन पढ़ा है तुमने, हर चीज का निर्माण पढ़ा है, कैसे माउंटेन्स का बनना, ज्वालामुखी का आना। अब तुम सोचो ये चीज बनती ही गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई, पर्वत बनते जा रहे, बनते जा रहे, बनते जा रहे, ज्वालामुखी निकलते जा रहे, निकलते जा रहे, तो ऐसा नहीं लगता हमारी पृथ्वी पे बड़ा इंबैलेंस हो जाएगा? क्योंकि माउंटेन्स बनते ही चले जा रहे हैं, तो पृथ्वी पे एक ही जगह पे बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा। तो अब इसका बैलेंस कैसे होगा? तो इसका बैलेंस ऐसे होगा कि इसको टूटना भी पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा कि जितना बन रहा है कहीं पर उतने बैलेंस में कहीं धीरे धीरे इरोड भी हो रही है। अरावली को देख लो, अरावली को बोला जाता था कि जब ये यंग हुआ करते थे, हिमालय जैसे जब बने थे, तो हिमालय से भी ऊपर उठा ऊंचे थे, मतलब हिमालय की आज जो आप हाइट 8,500 मीटर के आसपास बोलते हो, वो उससे ज्यादा ऊंचा हुआ करते थे अरावली। लेकिन आज अरावली का हाईएस्ट पर्वत 1700 के आसपास घूम रहा है। इट मींस दैट कहां चला गया, 8,000 से 1700 पे आ गया, 700 700 1700 पे आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि बैलेंस है जरूरी। तो अगला वाला जो थीम है हमारा, वो क्या कर रहा है, वो फोर्स बाहर से लगा रहा है, कि तुम अंदर से फोर्स लगा रहे हो बनाने के लिए, मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूं मिटाने के लिए। इसी को तुम बैलेंस कहेंगे। अब बाहर का फोर्स क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा। अब टूटेगा कैसे, तो कल मैंने आपको काफी समझाया उसमें कि वेदरिंग होती है, रॉक्स कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और खुद तुम सोचो कि ये नहीं होगा ना ये प्रोसेस, तो कभी मिट्टी बन ही नहीं पाएगी ना, सॉइल कैसे बनेगी? जस्ट इमेजिन करो, सॉइल कैसे बनेगी? रॉक तुम्हारे हाथ में मैं एक रॉक दे दूं और कह दूं कि ले बेटा पेड़ लगा ले इस पे, कैसे लगाओगे? उसको सॉइल बनाना पड़ेगा, उसको कमजोर करना पड़ेगा, तब तो नेचर की सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। सो रॉक को सॉइल तक ले जाने के लिए भी ये प्रोसेस होती है। तो अब हमारा अगला चैप्टर है लैंड फॉर्म्स, कि इन इरोजन से अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं, उनको हम लोग को सीखना है। और यहाँ पे प्रोसेस आप देख रहे हो दो प्रकार की। वेदरिंग जो है, पहले वेदरिंग पढ़ेंगे, पहले क्या है, कुछ भी बन गया, मान लो लेट्स अज्यूम कोई माउंटेन बन गया। अब इसको तुम्हें तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए सबसे पहले तो इसका क्रैक होना जरूरी है, या कोई भी रॉक बना है तो उसका क्रैक होना जरूरी है। सबसे पहली प्रोसेस तो ये, उसमें दरार आनी चाहिए, उसमें ऐसे चटकन आनी चाहिए। और वो कौन करेगा? वो वेदरिंग करेगा। कैसे? जैसे ये देखो, ये रॉक में कैसे टूटना शुरू हो गया, क्रैक आ रही है, ये निर्माण की प्रोसेस है क्या, ये फॉर्मेशन हो रहा है क्या किसी चीज का? फॉर्मेशन तो हो चुका था लावा से जो होना, अब ये टूटने की स्थिति पे आ गया। तो ये जो बेसिक चीज है टूटने की, इसको वेदरिंग कहते हैं। ये रॉक कमजोर हो रहा है, दिख रहा है तुम्हें?
टूटने की स्थिति पे आ गया, क्रैक होने की स्थिति पे आ गया। ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये कमजोर होने की स्थिति। तो ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये वेदरिंग है। सबसे पहला जो स्टेप होगा क्रैक लाना, तोड़ना, वो वेदरिंग होता है। वेदरिंग का मतलब कल भी मैंने बोला था, जिसे हम अपक्षय कहते हैं, क्षय हो जाए, इसमें कमजोर हो जाए, टूट जाए। क्योंकि जब तक तुम उसको क्रैक नहीं करोगे, कमजोर नहीं करोगे, इरोजन वाला एक्शन काम ही नहीं कर पाएगा ठीक से, उसको निकालने का काम नहीं कर पाएगा वहां से। आ गई बात समझ में? लेकिन ध्यान रखना, यहां पर खेल किसका है? टाइम का। मतलब मैं अरावली की हाइट आज बोल रहा हूँ कि कम हो गई है और 8,000 से कम हो गई है, तो लड्डू से कम नहीं हुई है। मतलब 2,000 मिलियन साल, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, सीसेट खराब हो जाएगा जीवन भर, गुना भाग लगा, विल टेक टाइम, समय लगेगा। तो तीन तीन प्रकार की हम वेदरिंग पढ़ते हैं, फिजिकल भौतिक रूप से, एक केमिकल जिसमें रासायनिक चीजें हो, एक बायोलॉजिकल। फिजिकल में अभी आपको मैंने समझाया था, कल भी समझाया था कि हमारे जो सूर्य देवता हैं, हमारे जो सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता जो जी सर, सूर्य देवता क्या करते हैं? तापमान जो है ऊपर की लेयर का क्या कर देते हैं? रॉक का बढ़ा देते हैं, रात में ठंडा हो जाता है। लो हर्षित, तुम बायोलॉजिकल वेदरिंग पहले पढ़ो, फटाफट पढ़ो जल्दी, मौका दो भैया हमें पढ़ाने का। ऐसे कैसे होगा बताइए? तो इस चीज को देखो आप कि नॉर्मली ये वाली जो प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया। मैंने कल स्नो वाली भी कहानी बताई थी, पिघलने वाली की, वो बर्फ जो है जाके उसमें अंदर चला जाता है। उसमें अभी हमने कोई केमिकल जैसी बातें करी क्या? कोई भी केमिकल जैसी बातें करी क्या? नहीं सर, कोई भी केमिकल जैसी बातें नहीं करी। इसमें सिर्फ टेम्परेचर का कम ज्यादा होना और मिनरल्स का एक्सपैंड होना, ये होना, बस इसमें ये बातें कर रहे हैं। उसमें क्रैक हो गया। तो जब सनलाइट के बारे में कोई बात करे तुमसे, जब कोई ग्लेशियर्स के बारे में बात करे, तो ये सारे जो दुख दर्द हैं, ये सब फिजिकल। अब जैसे ये बेचारा क्रैक हो गया, गर्मी के कारण टूट गया, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं, कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो ये फिजिकल वेदरिंग, जिसे मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। इसे हम एक्सफोलिएशन भी कहते हैं कि भाई ये बिल्कुल एक तरह से ऊपर का हिस्सा जो है, परत का परत एकदम लेयर की लेयर जो है निकलती जा रही है। हाँ, ऑफ कोर्स हमें टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिकल तरीके से भी हो सकता है। अगला क्या कह रहा है? वो केमिकल तरीका। तो सर वो केमिकल तरीका क्या होता है? केमिकल तरीका कल मैंने एक हिंट दिया था आपको, ये रॉक है। बोलो, रॉक में मिनरल होते हैं कि नहीं होते हैं? मेरा बहुत लेकिन हो रहा है, रिफ्रेश कर लो बेटा। मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में लोहा होगा, होगा कि नहीं होगा? आयरन। अब बेटा बारिश हुई, बारिश में पानी मिल गया, ऑक्सीजन अवेलेबल है, ये लोहा कनेक्ट कर गया, रिएक्ट कर गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई, ये कमजोर हो गया। रेनफॉल आती है, बारिश, उसमें CO2 आएगा, मिक्स होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कोई कमी है क्या? तो ये पानी के साथ मिला के क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बना देता है। अब वो एसिड नेचर क्या करता है? रॉक को तोड़ने का काम करता है, वीक एसिड है बहुत। अच्छा मान लो चूना पत्थर हुआ रॉक में, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, तो पानी के मिलने से क्या हो जाता है? वो घुलने लगता है, कमजोर हो जाता है, पानी पे घुलना शुरू हो जाता है। अच्छा कुछ मिनरल ऐसे होते हैं पानी लगने से फूल जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई। तो रेनफॉल कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, जिसमें आपका ये रॉक कमजोर होना शुरू हो गया। देखो अपनी हिम्मत खराब करना, बेसिक मत खराब करना आपने। बनाते समय तुमने किससे बना लिया? एंडोजेनिक। अब तुम उसको कमजोर कर रहे हो, अलग अलग फैक्टर से करो, फिजिकल से करो, केमिकल से करो। एक कह रहा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब एक एग्जांपल देता हूं। कभी आपने देखा होगा कोई पेड़ की ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि गमले से जड़ बाहर निकल आती है। देखा होगा गमलों से जड़ बाहर आती है, गमला कई बार टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। तो कितनी मजबूत रही हो, वो बायोलॉजिकल कहानी है। ये देखो, ये पेड़ की जड़ें चट्टानों को भेद कर निकल आती है, तोड़ दिया चट्टान। बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु जब चलते हैं तो उनसे भी बहुत माइन्यूट लेवल पे रॉक्स में परिवर्तन आता है। एल्गी लग जाती है, काई शैवाल लग जाती है, ये दिख रहा है? तो ये रॉक्स को कमजोर कर देती है। तो मैं ये आपसे बस कह रहा हूं कि हमारे रॉक को तोड़ने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। ये केमिकल वेदरिंग जैसे मैं ऑक्सीडेशन कह रहा था कि क्या होता है, ऑक्सीजन और पानी जब रिएक्ट करता है आयरन रिच मिनरल्स, तो ये देखो ये पपड़ी जो है इसकी गिरने लगी, स्टार्टिंग की शुरुआत, रस्टिंग आ गई, मिनरल जो है फूलने लगते हैं। कोई चीज क्या होती है, जैसे चूना पत्थर का एग्जांपल है, घुलन क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, चूना पत्थर पूरा घुल गया, ये गड्ढा बन गया। यहाँ चूना पत्थर जो था वो सब कुछ खत्म हो गया, इससे पानी में मिल गया। एसिड रेन मतलब वो वीक एसिड जो CO2 के साथ मिल गया है, उससे भी ये चीजें देख सकते हैं। तो कहने का मतलब बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे रॉक्स को तोड़ने की बहुत नेचर जो है कोशिश करता है अलग अलग ढंग से। या तो डायरेक्ट करेगा वो टेम्परेचर से, सनलाइट हो गया या स्नो हो गया, बर्फबारी हो गई, तो वो भौतिक अवस्था वाली वेदरिंग हो गई। और मान लो रासायनिक क्रियाएं हो गई पानी के साथ मिलकर, तो वो केमिकल हो गया। और नहीं तो जीव जंतु पेड़ों की जड़ों द्वारा, शैवाल के द्वारा, एल्गी के द्वारा, वो सब क्या होगा? तो पहला स्टेप क्लियर हुआ आपको, टूटने की कहानी, क्रैक हो जाना, टूट जाना। अब टूटने के बाद कौन काम करेगा? चश्मा लगा के आइस आ रहा है, इनमें देखो ये एक्टिव एजेंट्स हैं, इनमें मूवमेंट है किसी ना किसी चीज का। देखो पानी का बहाव है समुद्र में, विंड हवा चल रही है। अंडरग्राउंड वाटर का मतलब समझना कि मान लो पूरा एरिया चूना पत्थर से बना है और भूमि का जो जल है अंदर वाला वाटर वेल जो कुएं वगैरह अंदर का पानी, वो अंदर ही अंदर खा जाएगा पूरा चूने पत्थर को। रिवर वाटर, पानी की जो बहाव है वो एक बार कमजोर रॉक पे चलेगा तो जल्दी टूटने की संभावना होगी। तो वेदरिंग ने आधा काम तो कर दिया। विंड चल रही है भाई साहब, तेज हवाएं चल रही हैं, और जब तेज हवा चलती है तो उससे भी पूरा मटेरियल यहां से वहां ट्रांसफर होता रहता है। तो आपको ये सेकंड कॉलम समझ आ गया, एक्सोजेनिक। तो आज के बाद तुमसे कोई कहे कि ये लैंड मास है, इस पे सिर्फ एंडोजेनिक फोर्स लगता है, अंतर्जात बल लगता है, नहीं, ये एक्सोजेनिक भी लग सकता है। और एक्सोजेनिक इसको खत्म करने में लगा, ये थोड़ा सा फॉर्मेशन वाली कहानी। ठीक है, ये टॉपिक कल हम आगे और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें डिटेल्स और थोड़ी सी हैवी है। अभी अभी सब ऊपर से चला जाएगा, कल और इसको हम आगे कवर करेंगे। आज हमने कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन्स स्टडी किए हैं। कॉम्प्लेक्स फोल्ड माउंटेन्स में स्टार्ट किया था हमने कौन से शब्दों से, याद आ रहा है क्या आपको? सिमेट्रिकल फोल्ड, अंडरग्राउंड वाटर, धीरे धीरे सीखेंगे, घबराओ, अंडरग्राउंड वाटर में टेंशन मत लो। सिमेट्रिकल हुआ, असिमेट्रिकल हुआ, हिंदी मीडियम, सममित वलन, असममित वलन। यदि वो कहे कि किसी में एंटी क्लाइन और सिंक्लाइन बहुत सिमेट्री में एकदम एंगल उनके 90 डिग्री पे, तो दैट इज सिमेट्रिकल। यदि वो टिल्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? असिमेट्रिकल हो जाएगा। और आगे बढ़ोगे रिकम्बेंट हो जाएगा, ओवरफोल्ड हो जाएगा, ओवर थ्रस्ट होने लगेगा,
ये सारी चीजें होने लगी। आखिरी में नेपेज स्ट्रक्चर ग्रीवा खंड पढ़ा हम लोगों ने, फिर कुछ फॉल्ट्स पढ़े थे कि नॉर्मल फॉल्ट डाइवर्जेंस में आता है, ये दूर होता है, जब दूर होता है। और ये थ्रस्ट फॉल्ट क्या है, ये रिवर्स फॉल्ट हो गया आपका। 3 प्रकार 4 प्रकार के पर्वत हो गए, वोल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। जी हाँ, रेसिडुअल, हॉर्स्ट ग्रेवन ब्लॉक माउंटेन में पढ़ा। डेनुडेशन से कौन से माउंटेन बनते हैं? नूर रिकॉर्डिंग बेटा, रिकॉर्डिंग। तुम खुद भी सोचो ना, जो टॉपिक सर ने 20 मिनट में पढ़ाया 2 मिनट में रिपीट में कैसे समझ जाएगा? जो 20 मिनट में नहीं समझ आया रिपीट में 2 मिनट में कैसे आएगा? सोचो शांति से। ये कमी किस चीज की हो गई? ध्यान की। ध्यान लगाएंगे दोबारा, और अगली बार से भी ध्यान रखेंगे कि ध्यान देना। सर प्लीज बता दीजिए, रिकमेंड पहले आएगा या ओवरफोल्ड? नींद पहले आएगी, कम ध्यान पहले आएगा? बोलो, लिखवाया होगा ना मैंने? तो लिखवाया होगा कि नहीं लिखवाया होगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल लिखवाया था। तो पहले ओवरफोल्ड आएगा, फिर रिकमेंड आएगा। मत करो यार, ऐसे मत किया करो। हाँ, इस बार पेपर लगता है, कोई बात नहीं, चलो। अब इसके बाद में फिर वेदरिंग वगैरह वाला सेकंड चैप्टर अपने का, इसको कल इसको अपन और आगे पढ़ेंगे डिटेल में। बट ये डायस्ट्रोफिज्म शब्द क्लियर हो गया आपको? एपिरोजेनिक, ओरोजेनिक। हिंदी मीडियम बेटा पटल विरूपणी, महादेश जनक, पटल विरूपणी समझ आ गया सब ये नाम? स्लो मूवमेंट, सडन मूवमेंट, सारी चीज। एक्सोजेनिक में मास मूवमेंट होता है कंपेयर टू, बिल्कुल होगा, सब होगा, और अपन कल पढ़ेंगे इसको। चलो, सेवाएं जो है यहाँ की आज समाप्त होती पढ़ाने वाली। अब मैं चेक करूंगा आंसर आपके। आंसर चेक करने का नियम तुमको पता है। इमेज लेकर आप अपलोड करेंगे अभी डाउट सेक्शन में। कोई भी ये नहीं बोलेगा मेरा चेक करो, मेरा चेक करो। जो अपलोड कर रहे हैं उसी के सीक्वेंस में मैं चेक करूंगा। कल जिनके चेक हो गए थे, या कल जिनको मैंने एक बार फीडबैक दे दिया है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आज अभी आप अपलोड मत करना, ताकि हमें दूसरे लोगों का आंसर भी देखने का मौका मिल जाए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? जिनका कल मैंने फीडबैक दे दिया था, कल जिन्होंने चेक कर लिया था, कल जिनका मैंने नाम ले लिया था, वो प्लीज आज आंसर मत अपलोड करना प्लीज, ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो वो देखने में कि जिनके चेक हो गए उनके चेक, क्योंकि जिनके अभी नहीं हुए एक बार मैं कम से कम उनको देख, है ना? जिनको रुकना है वो रुक सकता है, जिनको जाना है वो जा सकता है, मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा। 1-2 दिन में रुकने के लिए इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि दूसरे के आंसर्स को देख के भी अपनी गलतियां सीखी जा सकती है। ठीक, तो मैं चालू कर रहा हूं डाउट सेक्शन। आप प्लीज वो लोग अपलोड करना जिसके कल मैंने आंसर्स नहीं देखे। और तुम्हें ये बात अच्छे से पता होना चाहिए, मुझे 1 मिनट नहीं लगता पकड़ लेने। मुझसे झूठ मत बोलना, फिर बचाई क्या जीवन में तुम्हारे पास? मुझसे तुम झूठ बोलने लगोगे या मेरे साथ ही तुम जो है छल करने लगोगे, तो फिर बचाई क्या जीवन? तो तुमसे कहा है कल जिसके आंसर्स दिख गए थे प्लीज आज अपलोड मत करना अभी। मैं चाहता हूं एक बार सबके पहले आंसर्स देख। 1 मिनट आप लोग अपलोड करिए, तब तक मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। अरे एक एक करना था, कल भी तो समझाया था तुम लोगों को मैंने। शिवानी क्या कर रही हो? 5-5 बार अपलोड कर रही हो आप। एक एक ही करो, एक ही देखूंगा। तुलसी बेटा रहन दो, 5-5 क्या अपलोड कर दी तुमने? चलो करते रहो, आपकी जो मन मर्जी है। अभेद्य, अभेद्य बेटा ये जो तुमने लिखा है 5 बार चला गया आंसर, देखो ये हाल है। अभेद्य ये इसमें वो पेंजिया पेंतला कहाँ लिखा तुमने? मिसिंग है ना यार, पेंजिया पेंतला तो लिखना पड़ेगा आपने। कौन है अभेद्य? हो क्या बेटा तुम? फिर कल बताया था मैंने तुमको, कल भी तो मैंने काफी चेक किया आंसर। यहाँ अपने को एक वो बनाना है डायग्राम, नॉर्थ अमेरिका यूरोप वाला, इसको ठीक है। बाकी कंटेंट में दिक्कत नहीं है, ये अंडरलाइन कर दो यार, क्योंकि तुम्हारे क्या थोड़े अक्षर एकदम थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा लगाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, तो कुछ काम की चीजों पर अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है? चलो इसके बाद में हर्षिता। हर्षिता पहले आंसर देखे हैं बेटा तुम्हारे, मतलब सही अक्षर वगैरह बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। वेरी नाइस। इंडोनेशिया फिलिपिन आर्कियोलॉजी नेहरू ऑफ गार्डन चुंडा उसने क्लिप, बहुत बढ़िया काम, काम की चीज जो चाहिए तो है। और ये हो गया फॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप तुमने लिख दिया है। टाइम कितना लिखा भैया इसमें? कितना लगा अपने को टाइम? हर्षिता कितना लगा है? 15 मिनट। इसी को अपने को 8 मिनट में लिख के एक बार मुझे तुम दिखाना, इसी आंसर, ठीक है? पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ वो रिंग ऑफ फायर वाला जो है ना, उसके लिए डायग्राम बना सकते हैं। रिंग ऑफ फायर मतलब वो एरिया, वो डायग्राम जरूर बना दो वर्ल्ड मैप में, ये लोकेशन हम कहाँ के बारे में बोल रहे हैं, और फिर तुम्हें सिर्फ निकालना है। आधा काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है? तरनजोत, 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 तरनजोत आप है वहां पे? बेटा ये पैराग्राफ बहुत बड़ा हो गया है, पहला इतना बड़ा क्यों लिखा है हमने? डायग्राम को एक ही बना लो, छोटा करना है अपने को, ठीक है? ऋतिक, बाकी तो तुम ठीक लिख दोगे। ऋतिक भैया, डिस्कस द अर्थ इंटीरियर। अच्छा, इसको तीनों को डुप्लीकेट, देखो एक चीज और सीखेंगे इस आंसर से। देखो ये जो दिख रहा है ना, इसमें ये मत करो, तुम स्टार्ट करो ना सीधे क्रस्ट से। टाइम है क्या तुम्हारे पास ना? सोचो तुम शांति से एक बार, तीनों को मत दिखाओ ऐसे कि क्रस्ट है फिर मेंटल है। टाइम का इशू है, गलत नहीं है, टाइम का इशू है। बाकी ये ठीक है, डायग्राम भी ठीक है, ये पैटर्न भी चल जाएगा। इसको छोटा कर दो, ज्यादा बड़ा मत बनाओ। समय तुम इमेजिन करो 8-9 मिनट में क्या क्या लिखो, ठीक है? ध्यान रखना, भूलिएगा नहीं जो बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए आंसर में, मुझे याद रहते हैं सबके आंसर। तरनजोत
अगले बार अपने को छोटा पैराग्राफ बनाना है। अचिंत्य बेटा डायग्राम छोटा कर दो यार, छोटा डायग्राम बनेगा और थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। ये अच्छा लगा तुमने हिम्मत बनाई लगाई डायग्राम बनाने की, बट उसको ठीक करना पड़ेगा। अक्षरों पे भी काम किया जा सकता है कि नहीं? अचिंत्य आप हैं? प्रियांशु अक्षर पे काम करो, प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा काम करो, सेकंड पेज पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, ठीक किया जा सकता है उसे। विनय हिंदी मीडियम बेटा डायग्राम छोटा, इतना बड़ा नहीं, प्रेजेंटेशन बहुत गड़बड़ हो रहा है। ये विनय, विनय का देखो, विनय का दिखेगा सबको, ये पैटर्न गड़बड़ है, बहुत काम करना है हमें डायग्राम पे, ठीक है? और ऐसे मत बनाओ रेंडम, तुमसे कहा है सीख लो थोड़ा सा पहले, एशिया को सीख लो कैसे बनाते हैं। ओके विनय अपलोड करके चला गया क्या भैया? जवाब दे दिया करो यार, मुझे ये ना लगे कि चट्टानों से बात करता हूँ जिसका नाम लूं। इसके बाद में शिवानी, शिवानी डायग्राम अच्छा बनाया है, थोड़ा छोटा भी कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से चल भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे लगता है आपको डायग्राम बनाने में 3 से 4 मिनट लग गए, 3 से 4 मिनट लग गए, तो उसको कम करो टाइम को। बाकी तो मेरे हिसाब से बाकी आंसर में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया लिखा है। हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ, ये दिख रहा होगा सबको, इसमें नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो ये डायग्राम का साइज ठीक है, इसमें लगने वाला जो टाइम है वो थोड़ा सा हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इंट्रोडक्शन भी जितनी जरूरत है वो अपने लिखा है, चलेगा। इम्पैक्ट ऑफ एरप्शन ऑन द वोल्केनो, ये 1 2 3 4 5 6 ये भी है, ये भी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम राइटिंग द कंक्लूजन काइंडली चेक, नहीं चाहिए अपने को, ये लिखने की जरूरत है, ठीक है? तो इसको भी ध्यान रखना है अपने को। आगे कौन है भैया? अभिषेक, अभिषेक डायग्राम अच्छे बन रहे हैं तुम्हारे, थोड़ा स्पेसिंग ज्यादा छूट रही हो तो उसको यूज कर लेना, ऐसा उनके दिमाग में ना जाए कि शब्दावलियां जो है शब्द कम पड़ जाए, ठीक है? अभिषेक जिसने एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स लिखा हुआ है उनसे कह रहा हूँ, बाकी अच्छा लिखते हो, अक्षर अच्छे हैं आपके। अग्रवत, अग्रवत क्या गजब नाम है यार, यदि अग्रवत नाम है तुम्हारा तो गजब नाम है तुम्हारा, अक्षर भी बहुत अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, डायग्राम जितनी जरूरत है उतनी तुमने लिखा है, सो दिस इज नाइस, गुड। कंटेंट में भी दिक्कत नहीं ऐसी लग रही, तुम डेली तुम्हें जो है करना है। हाँ ये आंसर दिखा सकता हूँ इन लोग, ये डायग्राम तुम ऐसा बना सकते हो, अग्रवत ने बनाया है। अक्षर ये है कि भाई समझ में आने लायक है, इसको मैं तो खराब अक्षर नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे एफर्ट लगानी नहीं पड़ रहा है पढ़ते समय, दैट इज अक्षर अच्छे हैं। ये डायग्राम तुम छोटा बना रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक दो अभी थोड़ी फिनिशिंग आ जाएगी ना, मतलब तुम 10-15 बार बनाओगे तो चीजें समझ में थोड़ी मार्किंग वगैरह कर दोगे कि भाई दिस इज रिंग ऑफ फायर, सो वो भी और ठीक है। ऐसे पता नहीं चलता कौन सा अभिषेक है, अभिषेक है कि अभिषेक है, इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? गौरव, गौरव डायग्राम अच्छा बनाया है, थोड़ा साइड में बना के उस जगह को और यूज कर लो। गौरव वो है जिन्होंने जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, है ना? बाकी यार अच्छा प्रयास करो तुम लोग, मतलब मुझे 1-2% ही ऐसे बच्चे लगे हैं जो बहानेबाजी में निकल गए, नहीं तो कल से आज तुम्हें सारे आंसर, मतलब पहली बार में आप लिख रहे हो, भले तुमने 40 मिनट लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अच्छे संकेत हैं, मतलब लड़ने की काबिलियत होनी चाहिए ऐसी, लोग कहते हैं मोटिवेट करो लड़ने, लड़ने वड़ने लिख रहे हैं कि नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये लिखना चाहिए मेरे को, लिख के लाओ तुम, सही है और क्या, ऐसे सुधरेंगे हम धीरे धीरे, आंसर ऐसे सुधरते हैं, ठीक है गौरव? मेरे हिसाब से सही जा रहे हो, अंडरलाइन कर देना कुछ काम की चीजें, क्योंकि थोड़े 3-4 लाइन का मोनोटोनस हो जाता है अक्षर आपका, वो हम कर सकते हैं। नवजोत, नवजोत मुझे लिखने के पैटर्न पे कहीं से कहीं कमी नहीं लग रही है, पर डायग्राम तुम्हारा बनाना पड़ेगा तुम्हें, वर्ल्ड वाला, ये वोल्केनो का भी डायग्राम उतना भी अच्छा नहीं बना है ना, वर्ल्ड वाला तो बनाना ही पड़ेगा। श्रेया बेटा इतना लिखोगे वर्ड तो फिर टाइम कम पड़ जाएगा ना, थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, डायग्राम तो भी ठीक है, जिन्होंने जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिखा जेल पेन से, बॉल पेन एक बार कोशिश करो यूज करने की, हाँ है ना? मेरा मत करो सर ब्लॉक कर देंगे, अच्छा श्रेया समझ गए, प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छा है। भामा, भामा ने भी बड़ा नीट एंड क्लीन लिखा है, दिखाना चाहिए, भामा से तुम ये सीख सकते हो कि जगह का इस्तेमाल कैसे करें, जगह का इस्तेमाल कैसे करें, भामा से ये सीखा जा सकता है, मतलब इसमें फायदा है ना कि वो कभी वर्ड लिमिट कम है ये नहीं दिखा पाओगे, मतलब ये अच्छी चीज है। उसके बाद में यहाँ देखो, ये कल मैं ये सिखा रहा था कि जब तुम्हें लग रहा है कि मेरा कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा तो तुम उसको थोड़ा सा तोड़ लो, थोड़ा सा तोड़ लो, है ना? ये तो और आगे होगा लिखा होगा आपने, बट ध्यान रखना कंटेंट आप भी उतना लिखना जो 7-8 मिनट में लिख पाओ, बट बाकी चीजें बहुत नीट एंड क्लीन है। मतलब मुझे इस बार ज्यादा बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि तुम जो है लिखूंगा सर, नाइस। गुरुली पहले भी चेक किए मैंने आपके आंसर, अक्षर पे थोड़ा थोड़ा ठीक आ रहा है, और इतना पेन क्यों बढ़ा रहे हैं आप, एकदम हार्ड ऐसे क्यों लिख रहे हो, थोड़ा धीरे लिखो, मतलब ऐसा करो, है ना? और ये स्टार्टिंग का पैराग्राफ बहुत बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा कर दो। प्रियांजलि वर्ल्ड मैप बढ़िया बना दिया है, 1-2 बार बनाओगे काम हो जाएगा, स्टार्टिंग का पैराग्राफ भी ठीक है, लोकेशन भी ठीक है, और अलग अलग चीजें मिल रही हैं, ट्रेंचेस, ट्रेंचेस को हम थोड़ा तीसरे चौथे नंबर पे ले जाएं, शुरुआत में पहले वोल्केनो अर्थक्वेक इन सब चीजों को रखें, फोल्ड माउंटेन्स, और फिर ट्रेंचेस को थोड़ा दूसरे, मतलब ये भी हम कर सकते हैं कि शुरू किससे करें। मेघा, मेघा बढ़िया है, डायग्राम भी ठीक बनाया और अच्छा कर सकते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन जरूरत, हाँ ठीक है चल जाएगा, सेकंड पेज पे पॉइंट्स बनाए हैं आपने, गुड बढ़िया। सोहेल, सोहेल भैया मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ क्या कमी है, जल्दी, मैं नहीं बताऊं, तुम बताओ। सोहेल एक काम हम सबसे पहले करेंगे, अर्थ इंटीरियर हमें जब करना होता है तो कोशिश करें जो टॉपिक है उसका एक डायग्राम हमें स्टार्टिंग में यही मिल जाए, है ना? आराम से सबसे पहली चीज, उसके बाद क्रश को खूब नहीं लिखना है, जैसे ये चीजें तुम जब यहाँ एक्सप्लेन कर दोगे डायग्राम में तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, काम काम की चीजें लिख सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, आखिरी बार बोल रहा हूँ, किसी बच्चे ने यदि ये कहा कमेंट में कि मेरा चेक कर दो, मैं कभी कभी चेक नहीं करूंगा, फिर आप करा लेना जिससे चेक, थोड़ी थोड़ा एक समझदारी का परिचय दो, आप मेरी जगह पे रख के देखो कि इतने बच्चे सब बराबर है मेरे लिए, सबकी जो बारी आ रही है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ, यही तो कर सकता था कि कल जो उनके नहीं चेक हुए उनके आज नहीं कर रहा हूँ दोबारा, मुझसे दोबारा कोई मत कहना कि मेरा चेक करो, बिल्कुल करना है, भले 28 में दो या 30 में दो, जो लिखते हैं सब लिखना है तुम्हें, पढ़ा तो सब रहो ना, सब तो पढ़ रहे हो। तो सोहेल भैया ध्यान रखना डायग्राम की यहाँ पर कमी है, क्योंकि डायग्राम बनाने से ना तुम्हारा एक बेनिफिट हो जाएगा, कुछ कम चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेगी तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा। और आज क्लास कोई खत्म तो होनी रही है, डेली कभी ना कभी तो तुम चेक तुम लिखते चलो, जो लिखवाने का आंसर दे रहा हूँ मैं, हो जाएगा, इतना क्यों परेशान हो। सागर, सागर मार्जिन बनाने को बोला था यार मैंने, ऐसे नहीं करना चाहिए, अब वो वर्ड लिमिट पे कम ज्यादा होगी ना, वैसे मार्जिन बना लो,
है ना। और पॉइंट का तो तुमने ध्यान रख, मार्जिन बनाने से क्या तुम्हारा पूरा एक पैटर्न बढ़िया आ जाएगा ना, दिखेगा अच्छा से। लिखा तो है तुमने, लेकिन डायग्राम और थोड़ा ठीक बना सकते हैं, बट ठीक है मतलब, और लिखने से चीजें रिफाइन होगी, बेसिक चीजें हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे काम कर लो बस हो जाएगा। वृंदा, वृंदा डायग्राम आंखों से आंसू निकला है डायग्राम के, एक दो बार कोशिश करेंगे और हम लोग अच्छे से, ठीक है। कंटेंट में कमी नहीं है, अक्षर अच्छे लिख रहे हैं आप, जहां प्रेजेंटेशन में भी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब। आई बात सर प्लीज आप क्लास में पीवाई क्यों करा दें एमसीक्यू भैया रुद्र जी, तुम्हें शीट दे रहा हूं मैं क्लास में पढ़ा, थोड़ी मेहनत तुम करो, नहीं तो वो फिर आदत लग जाएगी कि सर पढ़ाएंगे तो सॉल्व होंगे। तुम लड़ो ना एमसीक्यू से, मैं सिखा तो रहा हूं मैं, पेपर में फिर मेरी याद आएगी कि सर सॉल्व करा दें इसको। मैंने शीट्स क्यों दी थी तुम्हें स्टार्टिंग में, खुद सॉल्व करने के लिए। और जो नहीं बन रहा है तुम डाउट सेक्शन में पूछना मुझसे, मैं बताऊंगा ना, पर वो आदत खराब हो जाएगी ऐसे तो, कि सही तो कराते हैं पीवाई, चलो सर से करवा लेंगे, गड़बड़ है ये थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकता है तुम्हें, तुम लंबा सोचो, पेपर में तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी, क्वेश्चन नया क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा ये भी सर सॉल्व करा दें, क्योंकि हमने साल भर वही ट्रेनिंग दी है। इसलिए आप ऑब्जर्व करना, एमसीक्यू ऐसे साथ में क्लास में नहीं करा, मेंस के क्वेश्चन कहां अपलोड किए, क्लास दोबारा देखो, कौन सी क्लास मिस करी आपने स्टार्टिंग से, जब सब मैंने पूरी क्लास में डेली आओगे तो सब कुछ पता है, नहीं बताऊंगा इसने वो, रुक जाओ ले लूंगा डाउट सेशन, अभी पढ़ा ही रहा हूं मैं। नारायण भैया क्यों करा तुमने ऐसा, कोई बात नहीं, चलो स्वीकार है मुझे ये बात भी आपकी, और तो नहीं है कोई ऐसे, कोई और तो नहीं है ऐसा। देखो एक तो तुम्हारे अक्षर बहुत अच्छे हैं, तो तुम आप क्या करना, ब्लैंक पेज ले लेना, पहली चीज, अब जो आंसर लिखूंगा ब्लैंक पे लिखूंगा मैं। अरे हंसने की बात नहीं है, सब एक ही जैसे हैं, हंस पहले लो तुम। हाँ तो अक्षर अच्छे हैं तुम्हारे, ब्लैंक पेज यूज करना, उसमें मार्जिन बनाना, फिर लिखना पहली बार। ये डायग्राम को तुमने सिर्फ 10% ही बनाया, या साउथ अमेरिका बनाओ या नॉर्थ अमेरिका बनाओ, इधर ये पूरा एशिया बनाओ, और ये पूरा इस रीजन को कंप्लीट करो, ठीक है। अब नारायण है ही नहीं, पता नहीं चलेगा क्या, नारायण कहाँ हो नारायण, ऐसे मत करो भाई, आंसर चेक करवा तुम अपलोड करके गायब हो गए, बताओ। मेघा बता दिया मैंने आपको, सागर बता दिया है, वृंदा बता दिया, प्रियंका, प्रियंका डायग्राम को एक ही बना लो मतलब इसमें, बाकी कर रही हो तो ठीक है, ऐसा भी चल जाएगा। और मार्जिन क्यों नहीं बनाया आपने, कल का क्या होमवर्क, अभी जो जितने मेंस के क्वेश्चन है सब सॉल्व करना है, कल का होमवर्क क्या, जितने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वही सॉल्व करना है फिलहाल तुमसे। हाँ मैं कहा था, प्रियंका, प्रियंका ध्यान रखना है ना, मार्जिन बनाओ तो थोड़ा सही हो जाएगा, बाकी तो लिख रहे हो अक्षर सब ठीक है। आंचल बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, डायग्राम और तुम्हें लगे तो ठीक कर सकती हो, बाकी मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं। थोड़ा ज्यादा इकट्ठा कर दिया तुमने, थोड़ा दूर सांसें दिलवा दो ना हल्के से शब्दों में, दूर भी कर सकते हो, यूज कर सकते हो स्पेस का। इसी बीच में नारायण ने ओके सर टाइप करके काम खत्म कर दिया, पीछे चल रहे हो तुम क्लास में। अभिषेक तुमने कहीं से ट्रेनिंग ली है अक्षर लिखने की, क्यों, पैराग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा हो गया पहला वाला, ठीक है। और वर्ल्ड मैप में काम करो, पूरा एक ही साथ बना दो ना मैप, अलग अलग बना रहा हो तो उसमें फिर दिक्कत है, पैराग्राफ ज्यादा भीड़ कर दी, थोड़ा सा पॉइंटर्स बना दो उसके, बाकी तुम लिख तो दोगे, कंटेंट मुझे दिक्कत ऐसी लग रही है, खूब ज्यादा समस्या है, सब सही हो सकता है। मुस्कान बेटा ब्लैंक पेज यूज कर लो, अब लिख ही रही हो तो, अक्षर अच्छे तुम्हारे, डायग्राम थोड़ा सा ठीक कर लो। हिंदी मीडियम वाली जो मुस्कान है ना, जिसमें कितने निर्माण और प्रशांत महासागर की वो कहानी आपने बताई। वरद, वरद बढ़िया लिखा है तुमने भी, हो कि आपने अगले पेज पे भी लिखा हो, है ना, बट सही जा रही है चीजें। इंट्रोडक्शन ठीक है, डायग्राम यार मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, डायग्राम वो जिक्सॉ पीटी ऐसा कुछ उसी का बना लो, मतलब देख लो, है ना। वैभव, वैभव का आंसर हम देख सकते हैं इधर, वैभव ने जो डायग्राम बनाया वो भी ठीक है कि वहीं का वहीं एंड कर दो, आउटलाइन में पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं है, बट साउथ अमेरिका को थोड़ा ठीक बना सकते हो, इतना ही लिखना है, 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 इतना ही, ठीक है मेरे हिसाब से। हाँ शिवानी भागो मत जिम्मेदारी से बेटा, लिखो, कॉन्फिडेंस लाना नहीं, अपने कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, अभी अपने आंसर लिखो, अब इंतजार मत करो कि वर्ल्ड मैप होगा तो आंसर लिखेंगे, प्राइमरी रॉक में वर्ल्ड मैप क्या करेगा, प्राइमरी रॉक में वर्ल्ड मैप क्या करेगा, फिर लिखो, बहाना नहीं चाहिए मेरे को। पिंटू तुम मुझे बता दो मैं क्या करूं, मार्क्स बताते चलो, ये काम पहले कर लो तुम, कल का सेशन काम का था ना, कल वाली क्लास आंसर वाली सबको अटेंड करनी थी, उसमें सारे आंसर लगभग हमने डिस्कस कर लिए थे, कैसे क्या लिखना है, मैं थोड़ा चेक ही कर रहा हूं बस। स्मृति, स्मृति बेटा ये क्या लिखा है आपने, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये तुमने बाद में बनाया कल की क्लास सुन के डायग्राम, है ना, है ना, है ना, ऐसे बाद में से गोला बना के, सब पता है, सब पता है। तो वो बनाया नहीं ठीक से तुमने, वही का वही वो कर दिया, थोड़ा उसको और बना दो, मतलब अगली बार बनाना, अब इसी आंसर को क्या करना, 7-8 मिनट में लिखना, उस दौरान बनाना, ठीक है, इतना करना है अपने को। बाकी आपके अक्षर अच्छे हैं, लिखने का तरीका ठीक है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, एक छोटी सी आदत और उसमें अपने को काम करनी है, ये जो इसको नहीं करना, आखिरी का पैराग्राफ कंक्लूजन वाला समय खराब करने वाली कहानी है, ज्यादा बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर दो, टाइम नहीं है, तो आप इसको क्या करना, 7 से 8 मिनट में करना, दोबारा लिखना इसको, लिखने में बहुत डर लगता है, हाँ ये काम पहले कर लो। अभी किसी को मैंने, जितनों ने भी आंसर लिखे हैं, किसी सब प्रकार के आंसर आए कल से, किसी को डांटा मैंने, किसी को चिल्लाया, किसी को भगाया, कुछ करा मैंने, बोल चीखा चिल्लाया मैं, फिर तो तुम अब नहीं सीखोगे इस मोमेंट में, इस एनवायरमेंट में, इस माहौल में, तो बेटा क्या उम्मीद रखते हो यार तुम अपने आप, क्या डर रहे हो और क्या हो रहा है। चलो अगला है स्नेहा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स, बेटा तुम लिख अच्छा रही हो पर आपने डायग्राम कहाँ बनाया, आखिरी में बनाओ, शुरुआत में बनाओ, आई बात समझ में, यहाँ तक ठीक है। स्नेहा गए, नहीं आपका नहीं है स्नेहा, ये आपका वाला नहीं है। वैष्णवी, जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कमपेसिफिक बेल्ट, बेटा डायग्राम बहुत प्यारा है लेकिन थोड़ा छोटा बनाएंगे हम, टाइम मुझे लग रहा है आपने 3-4 मिनट लगा दिया डायग्राम बनाने में, अब इसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो 7 से 8 मिनट के अंदर, स्टॉप वॉच लगा के,
सर आंसर राइटिंग की अलग से क्लास चलता है क्या, प्लीज रिप्लाई। हे मेरे प्रभु, डेली क्लास में आओ, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जो आंसर्स लिखने होते हैं उसी के साथ हम पैरेलली कर रहे हैं। एक कोर्स तुम क्या रैंडम बीच में आए हो क्या पढ़ने? स्टार्टिंग से पूरा कोर्स करो, उसी दौरान सब पूरा हिसाब। अलग से बहाना झोल है वो, अलग से मतलब झोल है। जो चीज पैरेलली होगी वो पैरेलली ही हो सकती है, जितना पढ़ा उतना लिखो। शुरू से देखना क्लास को। वैष्णव ये समझ में आ गया, फॉर्मेशन वगैरह ठीक है, अक्षर ठीक है, पैराग्राफ भी ठीक है, डायग्राम थोड़ा छोटा बाकी मेरे हिसाब से। एक मिनट, ओवर अंडरलाइनिंग हो रही है, थोड़ा कम करो। वासुदेव बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब देखो ये क्वेश्चन से क्या लर्निंग मिलती है। इस आंसर को किस किसने लिखा हुआ है? प्राइमरी रॉक वाले को। जिन्होंने भी लिखा हुआ है, आप लोग ये कोशिश करना कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं ना आपने, इनको हमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। एक एक दो दो लाइन लिखो इनके बारे में, स्टेटमेंट लिखो, क्योंकि ये मेन बॉडी है क्वेश्चन की। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, डिस्कस डिस्क्राइब बोल रहा है, डिस्कस डिस्क्राइब में चीजें हमें थोड़ी सी लिखनी पड़ती हैं। टाइप्स में तो तुम खूब सारी अभी कर दिया, मतलब आंसर तुमने कंप्लीट कर दिया, बट यहाँ इसमें यदि 3 या 4 मार्क्स मिल रहे होते हैं, वो 2 ही नंबर देगा, वर्ड्स की कमी होगी। तो इसको ध्यान रखना है ना, शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, किसी भी हाल मतलब किसी भी हाल में। आगे बढ़ेंगे, अमन कुमार, फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड फोल्ड माउंटेन, डायग्राम भी ठीक है तुम्हारा, और थोड़ा अच्छा कर सकते हैं हम डायग्राम, एक दो बार वो तो तुम बनाओगे तो सही कर लोगे। नीचे वाला डायग्राम भी ठीक लग रहा है, कंटेंट भी तुम ठीक लग रहा है, तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कोई काम की लाइन अंडरलाइन करनी तो कर सकते हो, बट वेरी गुड, अच्छा लिख रहा हो तुम। महिमा, महिमा फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स में आपने अच्छा बनाया है, सेकंड वाले टाइम से शुरू भी कर दिया है, प्रेजेंटेशन अच्छा है। तुम्हें लग रहा है तो वर्ल्ड में बना सकते हैं उतनी जगह काम, थाउजेंड ऑफ आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया वाला। बाकी ये जो मेन वाला नीचे का तो बनाया है वो तो ठीक बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। वोल्केनिक आइलैंड ठीक है, हो गया। निक्षिता, निक्षिता बेटा ये भी बढ़िया लिखा है तुमने, अच्छा लिखा है। ये नीचे भीड़ क्यों कर दी थी, दूसरे पेज पे चले जाते आप, थोड़ा दूर दूर लिखो, स्पेसिंग कर लो ना। डायग्राम देख लेना, तुम्हें कोई एक लगता है तो एक ही बना लो, क्योंकि जो तुमने इंट्रोडक्शन में लिखा उसी को तुमने डायग्राम में समझा दिया, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो गया, वो समय नहीं है हमारे पास, 7-8 मिनट में लिखना है, तो वो जिक्सॉ फिट वाला एक ही बना लो अच्छे से। आयशा, अक्षर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लिखा है तुमने भी। देखो ये ऐसा भी लिख सकते हो एकदम शॉर्ट में आप, शॉर्ट मतलब और आसान बना सकते हो आप, तुम इनने भी कहीं से ट्रेनिंग लिया, अक्षर सुधार लो गाइस घर बैठे बैठे, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बढ़िया लिखा है एकदम, अक्षर अक्षर जो है एकदम। हाँ, तो जिक्सॉ फिट का ये बनाया आपने, और ये हो गया, ये हो गया, इसमें एंड में तुमने यहाँ तक लिखा है शायद, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब काम की चीजें लिख रहे हैं आप, बहुत है। इसमें टाइम 7-8 मिनट के अंदर लिखना है ना इसको। गुड, बोर्ड में टॉप आ जाने वाले छात्र छात्राएं ये अच्छे अक्षर से। भैया जिसके अक्षर अच्छे होते हैं इसका ये मतलब नहीं कि उसने टाइम ज्यादा लगाया हो, समझ में आई बात, कि धीरे धीरे लिखा होगा, मतलब ये हैबिट बन जा रही होती है। गजब छात्र हैं, मतलब सब चीज चाहिए मेरे को। रितिका, एक डायग्राम की कमी है बस, बाकी तो तुमने सब लिख दिया है। अक्षर भी तुम्हारे अच्छे, प्रेजेंटेशन भी अच्छा, और मार्जिन नहीं बनाया तुमने, हैं? हाँ, ड्रैगन क्या करेगा भैया, बस बहुत है, और कितने अपलोड करेगा, बाकी मेरे हिसाब से ठीक जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। वेद, वेद मार्जिन थोड़ा है लेकिन लाइन बना दे रहे होते, थोड़ी भीड़ ज्यादा कर दी जाए, दूसरे पेज पे भी लिख सकते थे हम, क्योंकि कंटेंट तो काम का तुमने पूरा लिखा है, स्टार्टिंग में हल्का सा पैराग्राफ बड़ा कर दिया है ना, तो इसको थोड़ा सा जो है ध्यान, समझ नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा। श्रेयसी, पेज मुझसे ले लेते आप एक, इतने अच्छे अक्षर है, समय इतनी भीड़ क्यों कर दी, थोड़ा सांसें लेने दो अक्षरों को। ये ऐसा और किसी ने लिखा हो तो थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा दूर दूर लिखें, वो चेक करने वाले नस वस काट लीजिए से। अब ये कितना बढ़िया लिखा है, प्रेजेंटेशन कंटेंट कितना अच्छा है, हल्का सा वो कर दिया, थोड़ा से दूर करो, ठीक है, ध्यान रखना श्रेयसी। बाकी इनमें मुझे दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, डायग्राम ऐड हो जाएगा, काम का हो गया। हाँ, थोड़ा नहीं, तुम्हें तो रखना ही है, थोड़ा मत बोलो, उसको लिखना ज्यादा करेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा भी तो मुझे लग रहा है थोड़ी दूर करोगे, तो गैप तो अच्छे से करना है। बाकी अच्छा लिखा है ऐसा कुछ। मयंक, मयंक थोड़ा लिखो ना, और तुमने इंट्रोडक्शन में तो शब्द कम कर दिए, तुमने थोड़ा ज्यादा सीरियस ले ली मेरी बात को, थोड़ा लिखो उसको समझाओ, ठीक है। बाकी नीचे का डायग्राम और नीचे तो फिर कंटेंट ठीक हो गया, स्टार्टिंग थोड़ा सा इंट्रो का पार्ट कर लो। अमन हिंदी मीडियम में अच्छा लिखा है तुमने आंसर, आग्नेय चट्टान के बारे में, और इसके, और ये मैं ऐसा कह रहा था कि थोड़ा सा कम से कम विशेषताएं और लगे, तुम्हें लगता है कि और बड़ा आंसर करना है तो एक दो लाइन इसमें ऐड कर दें, बाकी तो आप ये क्लियर बना गए हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। पर ध्यान रखना ये यदि मान लो 10-12 नंबर पे जा रहा है तो उसको उधर आधे पेज को ले जाना पड़ेगा, तो शब्दों की कमी में वो रोक देगा तुम, फिर इसको तुम फाइल वाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अक्षर वगैरह मतलब ठीक है मेरे हिसाब से, तुमने 10-11 मिनट में लिख देना चाहिए, लिख लिया होगा मतलब हिसाब से, या तो मुझे ऐसा लगा, है ना। आधारभूत संरचना की भूमिका, हाँ ठीक है। रोहित, तुम्हें समझ आ गया होगा, बहुत भीड़ कर दी, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ बना दिए, तो मेरे हिसाब से मैं क्या ही फीडबैक दूंगा, मतलब तुम्हें इतना सब समझ आ गया होगा, करना क्या, एक बार दोबारा उसको 7-8 मिनट में लिख दो, क्योंकि अक्षर तुम्हारे चल जाएंगे, बीच में कुछ बीच में एक सब बंद दूर करो। नीचे वाली क्या कर दिया 3 लाइन तुमने, क्यों? दूसरा पेज ले लो ना। कल मैंने कहा था तुमसे, कहा था कि जिनका चेक हो गया वो दोबारा मत अपलोड करना, संध्या ने कर दिया, और मेरे को पता है कल चेक हो गया था ये आंसर, इस तरह के अक्षर वाला। कुमार, कुमार डायग्राम थोड़ा सा स्टार्टिंग में और अपन लिख सकते थे, कन्वर्जेंस का डायग्राम, वो मार्क्स नहीं देगा इसमें बेटा, चाहिए डायग्राम और प्रेजेंटेशन ठीक, उसको दोनों मार्जिन बनाओ। तुम तो रोहित दोबारा लिखना आंसर, ठीक है, दोबारा लिखना 7-8 मिनट बाद। तो कुमार ध्यान से ना दोबारा उसको ठीक से उसको करो, कौन तुम्हें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा उसमें। हिमांशु, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड फोल्ड माउंटेन जो तुमने लिखा है बेटा 15 मिनट लगेगा लिखने में, 15-16-17 मिनट लगे।
उससे ज़्यादा कंटेंट लिखा है, अच्छा लिखा है, तुम्हें सोचो कि 7-8 मिनट में लाना है इसको, तो डायग्राम जो है ना वो चल जाएगा। फ्री हैंड तुमने मतलब बना लिया जो बना सकते थे। थोड़ा छोटा करने की कोशिश करो यार, मतलब कोशिश करो 8 मिनट में वो आंसर देखना चाहूँगा तुम्हारे, क्योंकि इस पे ये तो लिखा है, तुमने सही लिख दिया। ठीक है, एक बार इसको 7-8 मिनट में लिखो, बट ये डायग्राम वायग्राम की ये प्रैक्टिस तुमने ठीक कर ली मेरे हिसाब से, चल जाना। सबसे कह रहा हूँ वर्ल्ड मैप को इस स्तर पर ले आओ, एटलीस्ट इस लेवल पे ले आओ आप लोग, इतने छोटे स्तर पर, ये तुम्हें मदद करेगा। ठीक है, छोटे बनाने का फायदा ये है ना कि जगह भी ज़्यादा नहीं ले रहा है और क्विकली बन गया ना। निधि, निधि पेन एक यूज़ कर लो, वहाँ थोड़ी अपने पास इतना टाइम होगा, और थोड़ा दूर-दूर कर लो। हाँ, ठीक है, तो ये कर लो आप, और इंट्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा कर लिया है, थोड़ा छोटा बना दो, मतलब कम-कम की चीज़ें उसमें, स्टेटमेंट अननेसेसरी बड़े मत करो। दूर-दूर लिखोगे, बाकी लिखा तो अच्छा है आपने प्रेजेंटेशन वगैरह, ठीक है, डबल अंडरलाइनिंग मत करो, एक सिंगल से भी काम हो जाएगा। इतना समय सोचो, मतलब हर 20 क्वेश्चन में ये प्रैक्टिस तुमने अपनाई, कितना टाइम चलेगा? हमें उसी को इमेजिन करना है। रोशनी, कंटेंट ज़्यादा लिख दिया क्या? लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी बहुत लिख दिया तुमने, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, रोशनी आर देयर हैं आप वहाँ? लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी मत करो, मतलब उसको कैसे कंक्लूड कर दो 1-2 लाइन में, बस हो गया। इतना बड़ा नहीं लेके जाना। वैभव, वैभव बेटा डायग्राम की कमी है, अक्षर अच्छे हैं आपके, डायग्राम तो चाहिए मेरे को। ठीक है वैभव। रवि, हिंदी मीडियम, महाद्वीप विस्थापन, स्टार्टिंग में बहुत बड़ा कर दिया है आपने, छोटा कर दो, इंट्रोडक्शन, डायग्राम चाहिए मेरे को एक, और अलग-अलग हेडिंग दिखनी चाहिए सारे एविडेंसेस की। वैभव, बी वाला वैभव, ऊपर वाला, यस सर जिसने लिखा है। साहिल, अक्षरों पे तो काम करना पड़ेगा, है ना? थोड़ा-सा, धीरे-धीरे प्रेजेंटेशन भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा एक ही इलाज है कि तुम जितना लिखोगे उतना उसमें निखरते जाओगे। सो ट्राई करो, मतलब अच्छा हो जाएगा। डायग्राम को थोड़ा छोटा कर सकते थे हम। अक्षर थोड़े से बड़े लिखो, एक बार कोशिश करो तुम, कोशिश तो करना, थोड़े और क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, मेरे हिसाब से। कंटेंट ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, लिख तो रहे हो तुम, सबडक्शन और ये सब लिखा है उसमें। मेरे को और ज़रा इसको दिखना पड़ेगा, बहुत छोटे अक्षर लिखे हैं तुमने। देखो ना यार, अक्षर बड़े बनाओ, बहुत दिक्कत है नहीं तो इसमें। अक्षर थोड़े बड़े कर दो, तो साफ हो जाएंगे। ये तो अच्छा है कि ज़्यादा बड़े-बड़े पैराग्राफ नहीं बना रहा हो। ठीक है, इसके बाद नीति, नीति सेकंड पैराग्राफ, इतना बड़ा क्यों किया? उसको स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड कर दो, उसका फॉर्मेशन की प्रोसेस समझा दो। आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया वाला जो रीजन है, उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है नीति? ध्यान रखना। तानिया, डायग्राम की कमी स्टार्टिंग में कर दो, बना दो, बाकी ठीक लिख रहा हो आप, पेन एक ही यूज़ कर लो मेरे हिसाब से, ताकि आप डिफरेंस कम से कम क्लियरली बता पाओगे अपने आंसर में, है ना? मतलब मेरे हिसाब से चल जाएगा, लिखते रहो और आगे लिखोगे आप और आंसर चेक करा लेना। रोहन, बताओ, कल भी बताया था मैंने, पेज ब्लैंक वाला ले लो यार, ब्लैंक ले लो यार, ब्लैंक। और ये डायग्राम और ये कौन सर्कम पैसिफिक, हाँ, ठीक से बनाओ, मतलब तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर लो पहले अलग से, फिर आंसर लिखना, कोई दिक्कत नहीं डायग्राम। पेन एक यूज़ करना उसमें। नीलोफर, फोल्ड माउंटेन्स बनाए कैसे, प्रोसेस मार्जिन पे आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन, बहुत बड़ा हो जाएगा क्या ये? आगे भी आंसर है क्या? बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। हाँ, तो थोड़ा इसको छोटा करेंगे हम। मैं आंसर की गलती नहीं, मैं टाइम को देख रहा हूँ, इतना नहीं होगा समय हमारे पास, क्योंकि तुमने बाकी चीज़ें तो अच्छी बनाई, डायग्राम तो दोनों सही है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दो। कुमारी, वर्ल्ड मैप इज गुड, ये हो गया, ये हो गया, ट्रेंचेस बना दिया, ठीक है, मतलब चल जाएगा। इसमें कन्वर्जेंस वाला भी डायग्राम होना चाहिए लेकिन, कुमारी, ठीक है। दीप्ति, हिंदी मीडियम, फिलीपींस आर्किपेलागो, इसमें वो पैसिफिक ओशन वाला वो डायग्राम भी बन जाएगा ना, अगले पेज वाले बना देना। बट ठीक है, पॉइंट्स बनाए, बढ़िया लिखा है, क्लियर लिखा है, बॉल पेन से कोशिश करो लिखने की, इंक विंक फैल गई तो बस परेशान है। साहिल, भीड़ बहुत हो गई है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा मार्जिन और बढ़ाओ, मतलब छोटा करो उसको, स्पेस को, और इंडिया जो हो गया, ठीक है। वैसे तो ठीक लिखा है, अंडरलाइन कर सकते हो, कुछ काम कीजिए तुम्हें लगता है तो, ये हेडिंग जो बनाई है ना, उस पर अंडरलाइन कर दो। ये साहिल में बात कर रहा हूँ जिसने फोल्ड माउंटेन वाला लिखा है। मोहम्मद, मोहम्मद, ये आपके जो फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स के पॉइंट्स हैं वो अच्छे हैं, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। इसमें वो एक दूसरा पेज पे वाला डायग्राम जरूर बना देना, कहाँ पर पाए जाते हैं। आर्यन, आर्यन, कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा और हम लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, है ना? क्योंकि यदि हम टाइप्स का ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं तो हमें फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टेटमेंट ऐड करने पड़ेंगे, तो पूरा क्वेश्चन ही डायग्राम बेस हो जाएगा। तो एक बैलेंस हमें दिखना चाहिए। ये तो नेक्स्ट पेज पे लिख सकते थे, जो साइड में ब्लॉक बना के तुमने लिखा, ध्यान। दिव्यांशी, ये भी तरीका ठीक है, नहीं तो तुम वर्ल्ड मैप में एक साथ भी बना सकते थे, सबका एक सिंगल डायग्राम, बार बार में टाइम खराब होता, बाकी अच्छा लिखा तुमने। शशांक, हिंदी मीडियम है ये, और लोरेशिया गोंडवाना 33 सागर, नहीं ये डायग्राम नहीं चलेगा। आप वो नॉर्मल वाला जो अपना आता है ना, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाला, वो कन्वर्जेंस क्या, जिक्सॉ फिट वाला, वो बना दो तुम, इंट्रो को थोड़ा छोटा कर दो, अक्षर क्योंकि वैसे ही बड़े हैं तुम्हारे, ठीक है। हैदर, हो गया, हो गया, हो गया, कन्वर्जेंस, ठीक है, ठीक है, ये भी चल जाएगा।
कन्वर्जेंस का डायग्राम ठीक से क्लियरली बना सकते हो और हैदर आइलैंड वगैरह कैसे बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड, तो अपने ऊपर अपन जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे अपना बेनिफिट यार। नेहा डायग्राम थोड़े ठीक और बनाओ, ये ओवर राइटिंग मत करो, है ना, और कंटेंट की दिक्कत नहीं है, तुम सब सही लिख रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेहा थोड़ा कंटेंट पे तुम्हें काम करना पड़ेगा, लेकिन पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे, पूरा प्रोसेस ठीक से लिखो उसका। मतलब इस तरह के आंसर्स में चेक करने वाले कई बार डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें डिवाइड हुई हैं, तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। चीज़ों को जैसे हमने मान लो इनको लिखा है तो इनको 3 अलग-अलग स्टेजेस में लिखो, फिर वोल्केनिक इरप्शन कौन-कौन से हुए हैं उसका एक मैप बना दो, ठीक है, ये जरूर करना। नेक्स्ट उन्नति, आर्किपेलागो सब ग्राफ क्या लिखा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पैक्ड, ये वो इधर बना दिया। इंडोनेशिया और फिलीपींस की लोकेशन के लिए एक मैप बना सकते हो आप इफ यू वांट, नहीं तो आगे तो आपने बना दिया वो डायग्राम, चल जाएगा, स्टार्टिंग में ही बना सकते थे उसको। बाकी ठीक है, प्रेजेंटेशन वगैरह जितना लिखना हो इतना टाइम भी होगा हमारे पास। मानसी, एक ही कोई डायग्राम बना लो, मत बनाओ, इतना समय नहीं है हमारे पास, कंटेंट ठीक है। खालिल, टिलाइट डिपॉजिट्स फॉसिल्स, पॉइंट लास्ट का पेज आपका अच्छा है, स्टार्टिंग में आपका एक डायग्राम होना चाहिए था, इंट्रोडक्शन छोटा रखना था बस, बाकी इधर तो ठीक है बात। 9 मिनट, अब स्थिति देख लो, इस पे अपने को काम करना है। सोनाली, डायग्राम की कमी, वर्ल्ड मैप लगेगा इसमें, 2-3 ज्वालामुखी नहीं, कम से कम 5 लिखो ऐसे टाइम पे, ऐसे टाइम पे 5 है, ऐसे टाइम पे 5 वॉल्केनो जरूर लिखना है, ठीक है। प्रवीण, बेटा प्रवीण बहुत सारे आंसर देखे आज हमने, हमें समझ आ गया होगा, हमें और थोड़ी इसमें मेहनत करनी है, इसमें हमें स्टेटमेंट्स बनाने हैं थोड़े से, कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत शॉर्टकट में लिख दिया है, तो हम उसको लिख सकते हैं, रिच इन मिनरल्स में फॉर एग्जांपल बेसाल्टिक रॉक्स कंटेन्स, ये करके ऐसा ऐड कर सकते हैं, है ना, ठीक है भैया प्रवीण। अनिकेत, देखो ये भी आप इस तरह से लिख सकते थे इस वाले क्वेश्चन को, कि कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा आप लिखो, हमने बहुत शॉर्टकट अपनाया कुछ बच्चों, उसमें 1-2 लाइन ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, आगे बात समझ। बेसाल्ट, और ये एक ऐसा पॉइंट भी ऐड कर सकते थे, तो ये भी कर सकते थे, ये भी एक तरीका इस क्वेश्चन को दिखाने का, क्योंकि क्या है, मार्क्स तो ज़्यादा मार्क्स में जब क्वेश्चन आते हैं तो उतनी मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी, थोड़ा मैनेजमेंट लगानी पड़ेगा आंसर में। कोपल, मैप कितना अच्छा बनाया है आपने, पर टाइम बहुत लग जाएगा, इसको जल्दी करने का, एंड करने की प्रोसेस में आना है आपको, ठीक है, बाकी इंपैक्ट वगैरह तो तुमने लिखा है, इसको प्रैक्टिस करो क्विक एंड करने की। हाँ हाँ निखिल। श्रेया, बेटा मैप बना तो दिए हो, पर ये वहाँ बनेगा अपने से इतना, क्विकली बनाना है इसे, क्विकली, अच्छा बनाया वैसे, पर ठीक है, इसको ठीक करो, और वो जो आपने लिखे होंगे इसके इम्पैक्ट्स वो पॉइंटर्स में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुधाजीत, 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 पहला पैराग्राफ थोड़ा बड़ा हो गया है, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, बाकी तो फिर आपने आगे लिख दिया है, अच्छा कंटेंट में दिक्कत नहीं है। वीरेंद्र, प्लेट को कन्वर्ट तो करा दो, दूर कर दिया है थोड़ा सा, और तुमने कन्वर्जेंस में इनको पास कराना, थोड़ा पास बनाओ ना, कन्वर्जेंस दिखना चाहिए अपने को, ठीक है, डायग्राम्स थोड़े से रॉन्ग हो गए तुम्हारे, उनको थोड़ा सा ठीक करो। उसके बाद में पैराग्राफ नीचे वाला थोड़ा बड़ा हो रहा है, जितनी जरूरत उसको एंड कर दो टाइम से, क्योंकि पैराग्राफ बड़े कर देते हो तुम, डायग्राम में जगह कम बचती है तो उसको वहीं पर इकट्ठा कर देते हो, बैलेंस जरूरी है, कंटेंट में दिक्कत नहीं है। सोहेल, बहुत बढ़िया एविडेंस के 2 डायग्राम तुमने बना तो दिए हैं, इसको क्विकली बना के प्रैक्टिस करनी जितना जल्दी हो सके, क्योंकि डायग्राम में ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर इधर इसको छोटा करने में होल्ड लगी रहती है, हम इसको छोटा करें, बट मेरे हिसाब से ठीक है, चल जाएगा। पहला पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है सोहेल। अंजू, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ रॉक, प्राइमरी हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स और आएंगे, थोड़ा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो, नेक्स्ट वाला टेबल तो चल भी जाएगा, तुमने जो मॉडल था आंसर उसी को देख के लिख दिया, थोड़ा सा खुद अपना उसमें ऐड करना चाहिए था ना। रिया, वर्ल्ड मैप इज क्वाइट गुड, अच्छा बनाया है, बट जो है ज़्यादा वर्ड्स लिख रहे हैं मेरे को, इसमें टाइम ज़्यादा चला, इसको 7-8 मिनट में लिख के देखना इसी चीज़ को, रिया, रिंग ऑफ फायर वाले को, ठीक है। वैशाली पेन एक यूज़ करो बेटा, हिंदी मीडियम, और वर्ल्ड मैप बनेगा इसमें, कौन कौन से ज्वालामुखी वो लिखने के लिए, ठीक है। नीति, सेकंड पैराग्राफ बहुत बड़ा हो गया है, उसको रोक रोक के अपने को करना है। हर्ष, हर्ष भीड़ बहुत हो गई, थोड़ा सा दूर दूर लिख दो, डायग्राम अच्छे से बना दो, अब आपको खुद को ही पता हो गया होगा कि क्या क्या मुझे काम करना है ना, तो थोड़ा सा उसको क्लियर, कंटेंट अच्छा लिख रहा हो तुम। शिवानी, शिवानी बेटा ये भीड़ कितनी कर दी, थोड़ी सांसें लो, उसमें दूसरे पे लिखो, एकदम पास पास में लिख दिया सब, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे, क्योंकि अक्षर अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा है, तुम्हें पता है कितने बड़े पॉइंट लिखने कितने नहीं, सब तुमने सही किया, थोड़ी भीड़ हो गई, डायग्राम की थोड़ी सी कमी है, डायग्राम ऐड करेंगे। प्रियंका, पहला पैराग्राफ थोड़ा सा क्वाइट बड़ा हो गया है, बाकी ठीक है, अक्षर अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा है, डायग्राम भी आपका अच्छा है। शिवानी कौन सी, शिवानी वो जिसने, तुम तो नहीं हो लेकिन, जिसने आर्किपेलागो का आंसर लिखा था, नहीं आर्किपेलागो नहीं, ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्केनोस और एनवायरमेंट इम्पैक्ट। प्रियंका ठीक है, बता दिया है मैंने। अवनीत, मैप ठीक है लेकिन ज़्यादा भीड़ कर दी, ओवर राइटिंग चला दी तुमने, थोड़ा क्लियर कर लो उसको यार, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसके बाद तुमने पॉइंटर्स अच्छे बनाए। श्रुति बेटा, अपने को ब्लैंक पेज पे लिखना है, एक बार कोशिश करो तो ज़्यादा क्लियर होगा आंसर, ठीक है, और मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से चेक कर पाऊंगा, लिख ही लेना। श्रवंती, वेरी नाइस, अच्छा लिखा है, हेडिंग अच्छी बनाई है, पॉइंट अच्छे लिखे हैं, इसी को कंटिन्यू करना है तुम्हें। है ये कहाँ आ गया, मैं अचानक इतने सारे आंसर कहाँ निकल गए थे, मतलब खत्म कैसे हो गए।
बताइए जो है कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वही मैं कहूँ ये खत्म कैसे हो, ये लोग अभी भी वो करने में लगे हैं ना, अपलोड तो सब चेंज हो गया वो जैसे। रुको वापस जाने दो मुझे, कहाँ था मैं। नीति का बता दिया था मैंने। पायल, पायल ये आखिरी वाला जो पैराग्राफ है आपका, हाँ मेरा चेक नहीं किया आपने, मेरे पैसे डूब गए। पायल ये ना, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी और ये बहुत इतने बड़े बड़े पैराग्राफ क्यों कर दिया आपने, बहुत ज्यादा कंटेंट कर दिया। डायग्राम तो चलो ठीक है, वो अच्छा बना दिया, छोटा करो इनको थोड़ा सा, ठीक है। सुख, सुख बेटा डायग्राम एक बार काम कर लो, अक्षर तो भी चल जाएंगे आपके, और एक ही बना लो 6 फीट वाला, बहुत है, अच्छा दिख रहा है। लेकिन अभ्यश्री, अभ्यश्री मतलब एक बार डायग्राम ठीक कर लो, कन्वर्जेंस तो करा दिया, लेकिन आगे की प्रोसेस आपने बताई नहीं ना, उसमें क्या करना था क्या नहीं करना था। वोल्केनो वोल्केनो आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ आयुषी भीड़ कर दी वहीं की वहीं सब नीचे, थोड़ा दूर दूर लिखो, मार्जिन जैसे पेपर देखा है ना तुमने मेंस के कैसे आते हैं शीट्स, दूर स्पेसिंग बहुत कम करो, ज्यादा बड़ा मतलब, और शब्द थोड़े बड़े लिख दो, अक्षर डायग्राम थोड़ा सा क्लियर बना दो, सब चीज लिखी है, कंटेंट सही लिखा है, उसको ऑर्गेनाइज करना है तुम्हें। हाँ अश्विनी अब नहीं आएगा बेटा तुम्हारा, ठीक है अब नहीं आएगा। शालिनी ये क्या लिखा है, हिमालय डेजर्ट, क्यों अभी से क्यों लिख दिया तुमने, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है क्या, पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्यों लिखा तुमने अभी, पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार पढ़ लेना, और इसमें फिर वो पूरा डायग्राम बनेगा, वो नीचे से ऊपर तक, ठीक है इसको ध्यान रखना। बाकी तो नीचे से ऊपर तक तो तुमने लिखा है, बट वो एक बार वो पढ़ लो उस मॉडल आंसर, वो डायग्राम वो नीचे से ऊपर तक की कहानी को अच्छे से याद है। परी, परी में ये डायग्राम सही नहीं है आपका, कंटेंट तो भी चल जाएगा, पहला पैराग्राफ बहुत बड़ा हो गया, डायग्राम ठीक करें आप। विभा बहुत अच्छे, अच्छा लिखा है, बट तुमने बहुत एक्सप्लेनेशन किया शुरुआत में, इतना नहीं चाहिए, स्टार्ट करो डायरेक्ट आंसर। विभा एज वी नो, और ये नहीं चाहिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी किसके द्वारा, ये हियर इज द एविडेंस, और सोचो ना 7-8 मिनट नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास आपके अक्षर वगैरह प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। अभिषेक एक ही डायग्राम बनाना है भैया, अंडरस्टैंड बाय द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, जिक्स ऑफ इट, वो भी छोटा सा साइड में, बाकी ठीक है। पूर्णिमा ब्लैंक पेज पे लिखना शुरू करो, और कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का पैराग्राफ छोटा करो, बहुत बड़ा कर दिया है। उन्नति कितनी बार आंसर अपलोड किया आपने। मयंक बेटा मैंने बता दिया आपको क्या करना है इसमें, ये करना है कि जो आपने सेकंड पेज दिखा रहा है इसमें एक तो डायग्राम लगेगा, आपने कन्वर्जन वाला डायग्राम तो बनाया है पिछले पेज पे, वो दिख गया मुझे, ये तो ठीक है। ओवर अंडरलाइनिंग जितनी जरूरत उतनी लिखो, अक्षर अच्छे हैं क्लियर लिख रहे हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे पॉइंट ठीक बना लो, बाकी तो मेरे हिसाब से ठीक है, ओवर राइटिंग मत करो। ईशा डायग्राम एक ही बना दो, इतना टाइम नहीं होगा वहां पे हमारे पास, और यदि बना पा रहे हो 7-8 मिनट तो ठीक है, बाकी कंटेंट ठीक है बाकी का। तानिया अच्छा लिखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ओरल रिफॉर्मेशन है, योजन सेडिमेंट है। सिमरन भीड़ बहुत हो गई है सिमरन, क्या करें इसका आंसर का, डायग्राम तो भी ठीक है, डायग्राम इज गुड, अक्षर भी अच्छे सब अच्छे, प्रेजेंटेशन लाइन कहीं से भी तुम शुरू कर रही हो, प्रॉपर शुरू करो उसको एंड करो, ठीक है सिमरन आवाज आ गई मेरी। विधि दोबारा चाहिए मेरे को लिखा हुआ आंसर ब्लैंक पेज पे, थोड़ी कम भीड़ के साथ, डायग्राम एक बनाना है, ओके। सुमन मार्जिन बना लीजिए आप, कंटेंट आपने 1 2 3 4 5 ठीक लिखा है, इंट्रोडक्शन भी ठीक लिखा है, मार्जिन बस बना लीजिए। करण भैया मार्जिन बना लो, भीड़ बहुत हो गई है, भीड़ कम करो थोड़ी सी, ठीक है। विनय हिंदी मीडियम, बहुत ज्यादा पहला पैराग्राफ बड़ा है, भीड़ भी बहुत कर दी है, थोड़ा दूर दूर खुला खुला लिख दो तो आंसर चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। रितेश, रितेश पैराग्राफ बहुत लेंदी कर दिया हिंदी मीडियम, हाँ बाकी उसके बाद सब सही चला गया, मैप वेब भी ठीक है, स्टार्टिंग थोड़ी सी तुमने वो कर दी, क्योंकि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये इतना नहीं, तुम प्रैक्टिकली तुमसे लिखते नहीं बने हो 7-8 मिनट, थोड़ा कम करना है, ठीक है। चलो इसके बाद मैं कल चेक करूंगा, आज हो गए काफी आंसर, कल बाकी के कल करूंगा मैं। चलो सो थैंक यू सो मच यार, अब ये मत कहो कि मेरा आज भी नहीं हुआ, मैं कल कर दूंगा, मतलब अब क्या करूं बताओ, अच्छा बताओ मैं क्या कर सकता हूं, तुम जो बोलोगे वो करो, चेक हो जाएंगे, मतलब मैं परेशान डेली में इसी प्रोसेस में आया हूं ना, और मैं इसलिए आंसर्स तो आपको दिखा रहा हूं मैक्सिमम आंसर्स कि आप लोगों की खुद भी चेक हो सके, तो इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं खुद का भी देख पाओगे क्या कमी होगी। थैंक यू।